ओके गाइस, नाउ लेट्स बिगिन। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 35। मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था 38 नंबर का। तो भैया 35, 36, 37 पेंडिंग है। एंड देन मॉनिटरी पॉलिसी यूनिट नंबर 4 बहुत ईजी है, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ मैं जो बोलते जाऊंगा वो सुनते जाना। एंड ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स आ रहा है सर ऑडियो नोट्स को, जो मैंने 10-10 मिनट के ऑडियो लेक्चर्स आपको रिकॉर्ड करके दिए हैं, बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा हो रहा है आपको। एंड यूज़ करिए जो लोग यूज़ नहीं करते अब तक। डिस्क्राइब द 3 डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स, अंडरलाइन करना बेटा वर्ड डिटर्मिनेंट्स को, हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो। 3 डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट वर्ड आ गया ना, तो इसके अंदर भैया डिटर्मिनेंट कौन कौन से अपन पढ़ते हैं सर? ये रहे 3 डिटर्मिनेंट: स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी, रेशियो ऑफ रिजर्व टू डिपॉजिट एंड रेशियो ऑफ करेंसी टू द डिपॉजिट। ये 3 है। तो भैया ये वाला रीड करने से बेटर है, ये छोटा क्वेश्चन रीड करने से बेटर है। यहाँ पे तो सिर्फ लिस्ट करने के लिए बोला, वहाँ एक्सप्लेन करने के लिए बोला। तो मार्क दिस क्वेश्चन को टिक मार्क कर दो और हम क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ लेते हैं, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन कवर हो जाएगा। चलिए, देयर आर 3 डिटर्मिनेंट्स, मैंने आपको नाम बता दिया। 3 डिटर्मिनेंट्स कौन से? सबसे पहला स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी, यानी सर करेंसी। दूसरा है रेशियो ऑफ रिजर्व टू द डिपॉजिट, दैट इज रिजर्व्स टू द डिपॉजिट का रेशियो, कितना रिजर्व्स और कितना डिपॉजिट है, आरडीआर, रेशियो ऑफ रिजर्व्स अपॉन डिपॉजिट। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ करेंसी टू द डिपॉजिट रेशियो। ठीक है, ये सारे 3 रेशियो अपन पढ़ते हैं। जो मैं बोलते जाता हूँ पहले वो सुनो। सबसे पहला आता है स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी, इट इज कॉल्ड एज मॉनिटरी बेस। इसके ऊपर मनी मल्टीप्लायर अप्रोच रखता है, यानी कि सर ऐसी हार्ड कैश करेंसी है जो मार्केट में सर्कुलेट होकर खुद को मल्टीप्लाई करती है। इट इज डिनोटेड बाय एच। क्या पढ़ रहे हैं सर? डिटर्मिनेंट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कौन कौन से फैक्टर से डिटरमाइन होता है? तो दीज आर द 3 फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी विच इज कॉल्ड एज मॉनिटरी बेस, डिनोटेड बाय एच। इट इज द बिहेवियर ऑफ सेंट्रल बैंक। जितना ज्यादा कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, जितना ज्यादा मनी प्रिंट करेंगे, जितना ज्यादा स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी रहेगा, उतना ज्यादा मनी का सप्लाई रहने वाला है। ठीक है, डन, उतना ही है। स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी, मनी मल्टीप्लायर अप्रोच लगता है, सिंबल से डिनोट करेंगे एच। जितना ज़्यादा प्रिंट करेंगे उतना ज़्यादा मनी सप्लाई रहेगा। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप बताया सर। रिश्ता कैसा है? जायज़ रिश्ता है। यहाँ पे नाजायज़ है, यहाँ नाजायज़ है, यहाँ पे जायज़ है सर। डायरेक्ट रिश्ता है। इट इज़ द बिहेवियर ऑफ सेंट्रल बैंक कीपिंग अदर 2 फैक्टर्स कांस्टेंट, कीपिंग अदर 2 फैक्टर्स कांस्टेंट इफ हाई पावर्ड मनी और स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी इंक्रीजेस, मनी सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस। तो वही बोल रहे हैं अपन, डायरेक्ट रिलेशनशिप से डिपिक्ट करवा रहे हैं। इट इज़ द बिहेवियर ऑफ सेंट्रल बैंक। देन नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ रिजर्व टू द डिपॉजिट, रिजर्व्स अपॉन डिपॉजिट, इनवर्स रिलेशनशिप। जितना ज्यादा रिजर्व तुमको रखने को लगाएंगे, बैंक के पास उतनी कम कैपेसिटी रहेगी क्रेडिट क्रिएट करने की। क्यों? क्योंकि तुम्हारे को सारा पैसा तो रिजर्व्स करने के लिए बोल रहे हैं। तुमको मैक्सिमम पैसा तो अगर तो रिजर्व्स के फॉर्म में, सीआर और एसएलआर के फॉर्मेट में रखने के लिए बोल रहे हैं, तो भैया तुम क्रेडिट मनी कैसे क्रिएट कर पाओगे? सो देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स रिलेशनशिप। It is denoted by R upon D, reserve to the deposit ratio. It is the behavior of scheduled commercial bank which is in response to the policies of RBI. तो RBI की पॉलिसी के अनुसार इन बैंक को कंप्लाई करना पड़ेगा और रिश्ता नाजायज हो जाएगा, यानी सर इनवर्स हो जाएगा। थर्ड वन है रेशियो ऑफ करेंसी टू डिपॉजिट, रेशियो ऑफ करेंसी टू द डिपॉजिट। यानी समझो यहाँ पर आफरीन है, क्या नाम है, मतलब एकदम गाना याद आ गया मेरे को, आफरीन आफरीन। समझो यहाँ पे आफरीन है, आफरीन के पास 100 रुपये है। आफरीन को ऐसा लगता है कि मैं मनी बैंक में 50 रुपीज़ डिपॉजिट करना चाहूँगी और कैश 50 रुपीज़ रखना चाहूँगी। ठीक है, कैश करेंसी अपने पास 50 रखना है और 50 रुपीज़ मुझको बैंक में डालना है। तो अगर तुम पैसा बैंक में कम डाल रहे हो, यानी कि तुम्हारा ये रेशियो एडवर्स है, ये रेशियो खराब है तुम्हारे पास, तुम डिपॉजिट कम करते हो, डिपॉजिट कम करते हो, तो भैया बैंक कम मनी क्रिएट कर पाएगा। समझ में आ रहा है तुमको? अगेन इनवर्स रिलेशनशिप। द रेशियो ऑफ करेंसी टू डिपॉजिट इज बेसिकली द बिहेवियर ऑफ जनरल पब्लिक। ठीक है, जितना ज्यादा डिपॉजिट रखेंगे बेटा, जितना ज्यादा डिपॉजिट रखेंगे बैंक के अंदर उतना बेटर, जितना कम डिपॉजिट रखेंगे बैंक उतना कम क्रेडिट मनी क्रिएट कर पाएगा। ये बात अलग है, जितना ज्यादा पैसा आप वहां पे रखेंगे वहां पे क्रेडिट मल्टीप्लाई लगेगा। पर अगर बैंक में कम पैसा रख रहे हो, मतलब करेंसी ज्यादा रख रहे हो, और अगर करेंसी ज्यादा रखा बेटा तुमने, तो उस पर मनी मल्टीप्लायर लगता है। बट एनीवेज मनी मल्टीप्लायर छोटा होता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर कभी बड़ा होता है, क्योंकि बैंकिंग चैनल बहुत स्ट्रांग है। कैश को सर्कुलेट होने में टाइम लगता है, जितना ज्यादा बैंकिंग चैनल के थ्रू, वाइट ट्रांजेक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट। सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ जनरल पब्लिक, इतना ही लिखना है। सो देयर इज ऑल्सो एन इनवर्स रिलेशनशिप। जितना कम करेंसी अपने पास रखोगे
जितना कम करेंसी अपने पास रखोगे, इन शॉर्ट जितना ज़्यादा डिपॉजिट रखोगे, जितना कम करेंसी अपने पास उतना ज़्यादा मनी सप्लाई हो जाएगा। जितना ज़्यादा करेंसी अपने पास रखोगे उतना कम मनी सप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि भैया क्रेडिट मल्टीप्लायर वर्क नहीं पड़ेगा। आई होप क्रेडिट मल्टीप्लायर एंड मनी मल्टीप्लायर इज मच क्लियर टू यू। आई डोंट नो वेदर इट इज और नॉट, बट आई अज्यूम। तो ये हो गया। हाउ डज अ चेंज इन हाई पावर्ड मनी रिक्वायर्ड रिजर्व्स, और लास्ट वन क्या है भैया, एंड करेंसी रेशो इन्फ्लुएंसेस, तो ये आपको बताना है। सो ये बेसिकली हमने दो क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन 35 एंड 37। सो दीज आर द थ्री इमीडिएट डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहला है स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी विच इज अ सेंट्रल बैंक्स बिहेवियर, दूसरा है रेशियो ऑफ रिजर्व टू द डिपॉजिट, तीसरा है रेशियो ऑफ करेंसी टू द डिपॉजिट। तो बाकी दो रिश्ते तो सर नाजायज़ हैं यानी इनवर्स है, पहला वाला जायज़ है यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। पहले वाले को मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं, दूसरे वाले को क्रेडिट मल्टीप्लायर बोलते हैं, तीसरे वाले को कुछ नहीं बोलते हैं। अब एक सिमिलर लाइन पर एक क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंट है। यहां पर बोला जाता है इमीडिएट डिटर्मिनेंट्स और यहां पर बोला जाता है अप्रोचेस। वो तीन डिटर्मिनेंट है जिसमें मनी सप्लाई डिटरमाइन होता है और ये अप्रोचेस हैं, ठीक है, मेजर करने के अप्रोचेस है। पहला वाला देखना, द सप्लाई ऑफ मनी, ध्यान से पढ़ना, मैं जो बोल रहा हूं उस पर गौर फरमाना। डिस्क्राइब द डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ मनी सप्लाई इन कंट्री। अप्रोचेस वर्ड आया ना, तो भैया तीन अप्रोच है। पहला है एक्सोजिनसली, दूसरा है एंडोजिनसली एंड तीसरा है जॉइंटली। अब ये क्या है सर? द सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री इज डिटरमाइंड एक्सोजिनसली, मतलब डायरेक्टली बाय द बिहेवियर ऑफ सेंट्रल बैंक। जितना ज़्यादा वो मनी प्रिंट करेगा उतना ज़्यादा मनी का सप्लाई होगा, जितना मनी कम प्रिंट करेगा उतना मनी का सप्लाई कम होगा। दूसरा है एंडोजिनसली यानी इनडायरेक्टली बाय चेंज इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मनी सप्लाई इज डिटरमाइंड एंडोजिनसली बाय चेंजेस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तीसरा है कंबाइंड बिहेवियर ऑफ सेंट्रल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड जनरल पब्लिक। तो इन तीनों के कंबाइंड बिहेवियर पे मनी सप्लाई डिटरमाइन होगा। सो अगेन अप्रोचेस आए तो तीन अप्रोचेस, एंडोजिनसली, एक्सोजिनसली, जॉइंटली। एक्सोजिनसली यानी कि डायरेक्टली सेंट्रल बैंक जितना प्रिंट करेगा उतना मनी सप्लाई। दूसरा है एंडोजिनसली, मॉनिटरी पॉलिसी के साथ, इकोनॉमिक कंडीशन के साथ लिंक करना है, एंड जॉइंटली सबके साथ लिंक करना है। तो ये भी हो गया 36, 37 हो गया, 38 हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये। आइए सर यूनिट नंबर 4 में जाते हैं। आए हैं तो आज इसको कंप्लीट करके ही जाएंगे, ठीक है। ये उस दिन पढ़ाया नहीं था मैंने, लास्ट लेक्चर में मैंने करवाया नहीं था हल्का सा भी। अब देखिए एक बार वॉइस नोट पढ़ ली, कम से कम ऑडियो नोट्स तो सुन के आया करो यहाँ पे। तो तीन चीज़ें हैं, एक्सोजिनसली, एंडोजिनसली, जॉइंटली, ये तो अप्रोचेस होगा, ठीक है। तीन डिटर्मिनेंट्स है, स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी डिनोटेड बाय एच, डायरेक्ट रिलेशनशिप, बिहेवियर ऑफ सेंट्रल बैंक। देन रेशियो ऑफ रिजर्व्स टू द डिपॉजिट, आर अपॉन डी, इनवर्स रिलेशनशिप, बिहेवियर ऑफ कमर्शियल बैंक। तीसरा है रेशियो ऑफ करेंसी टू डिपॉजिट, इनवर्स रिलेशनशिप, बिहेवियर ऑफ जनरल पब्लिक। तो वो है डिटर्मिनेंट्स, और उसके बाद हमने पढ़ा अप्रोचेस। जितने टेक्निकल वर्ड याद करते जाते हैं उतना एक दूसरे में कंफ्यूज होता है। पर ये है सिलेबस में, द फैक्ट इज इट इज़ इन आवर सिलेबस। परेशानी यही आती है, सब्जेक्ट डिफिकल्ट इसलिए जाता है, पार्ट्स में याद करोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, बट टोटलिटी में एक साथ हैंडल करना डिफिकल्ट है। इवन आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू सॉल्व 10-20 क्वेश्चन पूरे सिलेबस के अंदर। 10-20 क्वेश्चन हैं, 10 से 12 होंगे ऐसे, टू बी प्रिसाइज 15 कह रहा हूँ, चलो मान लेते, उससे ज़्यादा नहीं होगा, कॉन्जर्वेटिव साइड पर 15 पकड़ लेता हूँ मैं। इतने क्वेश्चन मेरे को भी नहीं जमते, बस हैं तो भाई पढ़ाना पड़ता है। चलिए डिफाइन करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। स्टार मार्क कर लेना है क्वेश्चन को, डिफाइन मॉनेटरी पॉलिसी। मस्त क्वेश्चन है ना। मैं आपको डेफिनेशन बोलता हूँ, जैसे जैसे डेफिनेशन बोलता हूँ एकदम आंख बंद कर लो, डेफिनेशन सुनते जाओ। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स
मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। तो डिफाइन करने के लिए बोला, चलो डिफाइन करना चालू करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट which are at the disposal of central bank of any country to regulate the availability, use and cost of money and credit to achieve certain objectives। सर क्या बोला, कुछ नहीं समझा, याद करना पड़ेगा बेटा। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट जो आरबीआई के पास है, सेंट्रल बैंक नाम यूज किया है वहां पे, हम आरबीआई बोलते हैं, तो जो आरबीआई के पास है, क्यों है सर, ताकि मनी की अवेलेबिलिटी, मनी की कॉस्ट और मनी का यूज डिटरमाइन किया जाए। अब यहाँ पे बोलेंगे आप मनी एंड क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, मनी मतलब हार्ड करेंसी, क्रेडिट मतलब जो क्रेडिट मनी है तुम्हारी। तो मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स which are available at the disposal of central bank of a country to determine the availability, use and cost of money and credit to achieve certain predetermined objective। ऑब्जेक्टिव दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, दूसरा होता है प्राइस स्टेबिलिटी। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम, करेंसी मैनेजमेंट, और भी यहाँ पर बहुत सारे दे रखे, पढ़ने पड़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भैया इतना डेफिनेशन आपको लिखना है, जो मैं बोलता हूँ सबसे पहले वो सुनना। मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट विच आर अवेलेबल एट द डिस्पोजल ऑफ सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट द अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड यूज ऑफ मनी एंड क्रेडिट टू अचीव सर्टन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स आर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दो ही हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और दूसरा है प्राइस स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना, और प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। और अदर ऑब्जेक्टिव बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम, और भी अदर ऑब्जेक्टिव्स रीड करते हैं अपन। वो मैंने डाल के रखा है टेलीग्राम पे, मेरी बुक है, मैंने पूरी बुक डाल रखी है, एक चैप्टर के बाद उसके क्वेश्चन एंड आंसर से, तो आपको वहाँ मिल जाएगा। ये बुक तो मेरे ख्याल से आपके पास होनी चाहिए थी ना, सही हो रहा है, हाँ विकास सही बोल रहा है, पढ़िए। मॉनेटरी पॉलिसी रेफर टू द यूज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट विच आर एट द डिस्पोजल ऑफ सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट द availability, cost and use of money and credit to promote economic growth, that is economic stability and price stability, to achieve optimum level of output and employment, to obtain balance of payment equilibrium, to ensure stable currency and to meet any other objective। Describe the objective of monetary policy। यही कंट्रोल सी कंट्रोल भी यहाँ पे छाप देना। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं, दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी कि सर फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना, दूसरा है प्राइस स्टेबिलिटी यानी इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। इसके अलावा अदर ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, अदर ऑब्जेक्टिव्स भी ऊपर लिख रखे, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम अचीव करना, फिर उसके बाद स्टेबल करेंसी इंश्योर करना, उसके बाद टू अचीव ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। वही पॉइंट्स रिपीट करना है, दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कोई भी इकोनॉमी के अंदर। तुम फिजिकल पॉलिसी पढ़ो चाहे मॉनेटरी पॉलिसी, प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अलग लिख देना, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम हो गया, फुल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट अचीव करना है, देन स्टेबल करेंसी मेंटेन करना है, एंड एनी अदर ऑब्जेक्टिव्स एज डिटरमाइंड। तो ये तो बहुत सिंपल था। देयर आर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टू परस्यू सच एज मॉडरेट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट, exchange rate stability, external balance of payment equilibrium. The most commonly pursued objective of monetary policy of the central bank across the world are maintenance of price stability and achievement of economic growth। तो दो ही चीज़ें, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड प्राइस स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना, एंड प्राइस स्टेबिलिटी यानी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, दैट्स इट। तो दो क्वेश्चन सिमिलर है, ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा है, ये पढ़िएगा आप, ऊपर वाला कंप्लीट कर देंगे आज अपन ये। कोई डाउट है तो आप पूछिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द टर्म स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला, मैं जस्ट रीड करने वाला हूँ, आपको मैं सिंपली बता देता हूँ। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो क्या रहता है, बेसिकली आपको सर्टन पोर्शन ऑफ योर डिपॉजिट, एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक को
ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को ही रखना पड़ता है बेटा, कोऑपरेटिव बैंक्स को नहीं रखना पड़ता है, ना ही एनबीएफसीज को रखना पड़ता है, उनको नहीं, सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को सर्टन पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स रखना पड़ता है, डिमांड डिपॉजिट उनको रखना पड़ता है, टर्म डिपॉजिट पे नहीं रखना पड़ता, टर्म डिपॉजिट लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। तो आपको सर्टन पोर्शन ऑफ योर डिमांड डिपॉजिट रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ CRR एंड SLR। CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, इट इज़ जनरली 4%। SLR कभी कभी वेरी करता है, यानी कि हर 3 महीने में वेरी करता है, अभी गिरते ही जा रहा है SLR, उसके पीछे रीज़न है, ऑब्वियस रीज़न है। तो हमारे लिटरेचर में कहीं ना कहीं कितना लिख रखा है मेरे को आइडिया नहीं है, पर 19% के अराउंड लिखा था, पर रिसेंटली कोविड के टाइम पे ये बहुत रिड्यूस हो चुका है, 18% के अराउंड हो चुका है। नाउ व्हाट डज दिस मीन? इफ दिस इज 18%, यू हैव टू मेंटेन सर्टन पोर्शन ऑफ योर डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ SLR। SLR स्टैंड्स फॉर स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। ये आपको मेंटेन करना पड़ता है अपने पास ही इन द फॉर्म ऑफ आइदर कैश, गोल्ड या फिर गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी, जितनी भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज रहती है, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। जो CRR रहता है वो 4% है, सालों से चेंज नहीं हुआ, 4% है, वो आपको RBI के पास रखना पड़ता है, इसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप रेपो और रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। रिवर्स रेपो तो छोड़ दो, रेपो की बात करते हैं, सिर्फ आप रेपो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यानी कि जब भी आपको ओवरनाइट लिक्विडिटी के इश्यूज होते हैं तो आप क्या करते हैं, RBI के पास जाते हैं, RBI को अपनी सिक्योरिटी देते हैं और आप प्रॉमिस करते हैं कि आई विल रीपरचेज दिस सिक्योरिटी। तो तब जो आप सिक्योरिटीज रखते हैं ना, हो सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हो सकता है, SLR की भी सिक्योरिटीज हो। तो SLR क्लियर हुआ आपको, अब इससे ज़्यादा अपने को डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक वुड मेंटेन अ स्टिपुलेटेड परसेंटेज ऑफ देयर टोटल नेट या फिर नेटवर्थ, दोनों कुछ भी यूज कर सकते हैं, DTL in cash or gold or prescribed instrument. SLR require holding the asset in one of the 3 category, that is either cash or gold or investment by the bank itself. Most important है, CRR अपन रखते हैं RBI के पास, SLR हम हमारे पास ही रखते हैं। SLR is an important tool for controlling liquidity in the domestic market by manipulating the bank credit. Change in the SLR chiefly influence the availability of resources in the banking system for lending during the high liquidity period। अरे बकवास अब आगे, अब देखो क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए SLR यूज किया जाता है। एंड इट्स वेरी ऑब्वियस, अगर मान लो SLR बढ़ा दिया गया है, SLR बढ़ा दिया है, तुमको बोला गया है SLR बढ़ा दिया है, पहले तुम्हें 25% CRR SLR क्यूमुलेटिवली रखना पड़ता था, अब ये बोल रहे हैं कि 50% रखो। तो भैया बैंक के पास 100 रुपया है, बैंक फर्दर कितने लेंड कर पाएगा, सिर्फ 50 रुपये ही लेंड कर पाएगा, क्योंकि उसको 50 रुपये अपने पास सुमड़ी में रखना पड़ेगा, साइड में रखना पड़ेगा। तो कहने का क्या मतलब है, अब बैंक को अगर अर्न करना है तो जो उसके पास रिमेनिंग पोर्शन है ना, उसी के ऊपर अर्न कर पाएगा, 50 रुपीज के ऊपर। तो बैंक बड़ा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। बट जब CRR और SLR गिरा देते हैं तो बैंक के पास अवेलेबिलिटी ज्यादा रहती है पैसे की, तो मार्केट में फ्लो ऑफ मनी भी ज्यादा रहता है। तो RBI क्या करता है, जनरली CRR और SLR को चेंज करता रहता है, CRR SLR को बढ़ाता या घटाता रहता है क्यूमुलेटिवली, ताकि मनी का सप्लाई को कंट्रोल कर सके। भैया हाई लिक्विडिटी के टाइम क्या करेंगे, CRR SLR बढ़ा देंगे, लो लिक्विडिटी के टाइम क्या CRR SLR कम कर देंगे। During the high liquidity period, the rise in SLR increases the fraction of banks locked in eligible instrument and thus reduces the credit creating capacity. During the period of economic slowdown like COVID situation, a reduction in SLR has opposite effect, यानी कि बैंक के पास अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है क्रेडिट की। SLR also facilitate an effective operating market for government securities। मैंने आपको वही बताया, रेपो ट्रांजेक्शन करना रहता है। तो दिस इज क्वाइट ईजी, नो नीड टू रिमेंबर दिस ऑल्सो। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक CRR की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 42, डिस्क्राइब द टर्म कैश रिजर्व रेशियो। शेड्यूल कमर्शियल बैंक वुड मेंटेन अ फ्रैक्शन ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी एज कैश डिपॉजिट विद RBI। CRR हैज टू बी मेंटेन्ड एज अ कैश विद RBI। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये RBI के पास रखना पड़ता है, इसके ऊपर RBI को आपको कोनो इंटरेस्ट भी नहीं देता है। CRR इज एन इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव टूल। CRR और SLR दोनों ही क्वांटिटेटिव टूल है। क्यों सर क्वांटिटेटिव टूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि मनी का क्वांटम रिड्यूस कर देते हैं सडनली, ठीक है, पैसे का प्रवाह रोक देते हैं, पैसे का फ्लो रोक देते हैं। CRR is an important quantitative tool in liquidity management. Higher the CRR, lower will be the availability of money, lower will be the liquidity and vice versa. During economic slowdown, CRR कम किया जाता है। प्रैक्टिकली बोलूं तो RBI कभी CRR को छेड़ता ही नहीं है।
सीआरआर को उसने 4% रखा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो, इकोनॉमिक बूम हो, कुछ भी हो, वो 4% ही रहने देता है, वो एसएलआर को एडजस्ट करता रहता है रियलिटी के अंदर। आरबीआई में सेट सीआरआर इन कीपिंग विद द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मॉनेटरी स्टेबिलिटी। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा बहुत जितना पूछा उतना बता देना, कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिलता इसके ऊपर। आदर्श मिश्रा काय को स्पैम कर रहे हो? बताया तो मैंने आपको, मेरे टेलीग्राम चैनल सीए आदित्य शर्मा के ऊपर आपको मिल जाएंगे। ये विकास भी बेचारा कब से तो बता रहा है तुम्हें, सबने तो बता दिया, क्यों स्पैम करे जा रहे हो? एक ही चीज़ कॉपी पेस्ट। बेटा आप इंटर में है ना, आर यू श्योर आप इंटर में हैं? क्योंकि इंटर में मैं कभी चैट्स ही ऑफ नहीं करता, इतने मेच्योर स्टूडेंट्स रहते हो और आप ऐसे स्पैम कर रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई यू आर डूइंग दिस। कुछ परेशानी है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको कोई चीज़ फाइंड करने में एक्चुअली डिफिकल्ट हो रहा है देन यू कैन डिस्कस। बट जब बोल दिया उस बेचारे ने, मैंने भी आपको 2-3 बार बोला। सर वहाँ पे फुल कोर्स का है। अरे वही तो बोला, फुल कोर्स तू ओपन करेगा जैसे ही, हर चैप्टर के बाद उसका पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक दे रखा है। अब फुल कोर्स हो चाहे फास्ट ट्रैक हो, क्वेश्चन बैंक तो क्वेश्चन बैंक है ना, कि यहाँ भी क्वेश्चन छाट के देता। ऐसा मत करो भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है ना तुमको, ऐसी हरकतें नहीं चलती। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। मैंने जब पढ़ाया था आपको डिटेल में तो मैंने बताया था मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क यानी कि ढांचा। इस मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के ना 3 पार्ट्स हैं। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क हैज 3 कंपोनेंट। पहला है मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, दूसरा है एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड तीसरा है मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में इतना ही पूछा है, आगे वाले क्वेश्चन में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे एक एक को। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क हैज 3 कंपोनेंट। कौन कौन से सर? मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव जो एक्सप्लिसिट गाइडेंस देता है। मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है, तुम किसी दिन उठाना मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को, तुम्हें सबसे ऊपर दिखेगा मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, उसमें एक्सप्लिसिट यानी डायरेक्ट गाइडेंस दे रखी है पॉलिसी मेकर को। दूसरा है एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इन शॉर्ट ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, जो तुमने ऑब्जेक्टिव सेट करे हैं वो जनता तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे ट्रांसमिट होगा, तो वो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म को बोला जाता है एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। 4 चैनल है इसके। अब गवर्नमेंट को या किसी भी दुनिया में किसी को भी कोई अपनी न्यूज़ किसी तक पहुंचानी रहती है तो कोई ना कोई चैनल का सहारा लेते हैं। जैसे मुझे नॉलेज देना है आपको तो हमने यूट्यूब का चैनल लिया है, तो उसी तरीके से जब जो भी ऑब्जेक्टिव सेट करे गए अगर वो जनता तक पहुंचाने हैं, पर्कुलेट करने हमें मार्केट इकोनॉमी के अंदर, तो भैया ट्रांसमिट करना पड़ेगा। ट्रांसमिट करने के 4 चैनल हैं, ठीक है? पढ़ेंगे अभी, अभी आएगा, जस्ट क्वेश्चन आने वाला है। तो ये क्या है बेटा? ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। एंड लास्ट वन इज मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब टूल्स, दिस आर द वेरियस टूल्स विच आर अवेलेबल विथ पॉलिसी मेकर। तो मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव क्या करता है? एक्सप्लिसिट गाइडेंस देता है। एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। ऑपरेटिंग प्रोसीजर डे टू डे एक्टिविटी। डन छे? Done. ओके, डिफाइंड मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। सो वही एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ना है। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के 3 कंपोनेंट होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड द लास्ट वन इज मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें से एक चीज़ पूछी है इन्होंने, मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म बहुत सिंपल है समझने के लिए। जो भी पॉलिसी मेकर्स ने पॉलिसी बनाई है वो टोटली बैंकिंग चैनल के थ्रू या जो भी चैनल के थ्रू मुझे पहुंचानी है, तो किस तरीके से पहुंचाऊंगा, व्हाट आर दोज चैनल
through which the changes in monetary policies can be transmitted. So what do you understand by transmission mechanism? Transmission mechanism means basically it is a channel through which the changes in monetary policies are transmitted. पढ़ते हैं क्या बोला इनमें? The process or channel through which the changes in monetary aggregates affects the level of product and price known as monetary transmission mechanism. That is how they impact real variables such as aggregate output and employment. किस तरीके से, किस माध्यम से, किस चैनल से जो चेंजेस करें हमने वो पहुंचाया जाए ताकि उसका इम्पैक्ट दिखे. हमने मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करी होगी, कोई ऑब्जेक्टिव्स के लिए चेंज करी होगी सेट अपन ने. ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. तो कैसे हमने वो चैनल के थ्रू पहुंचाया कि एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट और प्राइस के अंदर कंट्रोल दिखा. तो बेटा बहुत सिंपल है अगर समझने गए. डिफाइन मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म. मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म मींस द चैनल हाउ द चेंजेस इन मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के चेंजेस हाउ दे आर ट्रांसमिटेड इन एन इकोनॉमी एंड हाउ दे पर्टिकुलरली इम्पैक्ट आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस. हम जानना चाहते हैं कि हमने जो भी चेंजेस किए हैं विद सर्टन ऑब्जेक्टिव्स कि प्राइस स्टेबिलिटी आ जाए या फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाए, तो कौन से चैनल के थ्रू किया, कौन से माध्यम से किया, दैट इज कवर्ड इन ट्रांसमिशन मैकेनिज्म. सर जी बार बार फोन में क्या देखते हो? बार बार फोन में कमेंट्स आते वो देखने पड़ते हैं. हेलो दिनेश, हाय अचीवर. ठीक है जी, आई होप इट इज क्लियर. Define transmission mechanism. Transmission mechanism, process or channel through which changes in monetary aggregates affects the level of output and price known as monetary transmission mechanism. How they actually impact. तो 4 चैनल के बारे में पढ़ने वाले हैं अपन. डिफाइंड रेपो, ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली इतना सिंपल है. लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ. रेपो क्या होता है? जब भी बैंक के पास, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के पास, हर बैंक CRR SLR मेंटेन करके चलता है. जब भी इनके पास लिक्विडिटी क्रंच आता है तो ये क्या करते हैं? RBI के पास जाते हैं. RBI के पास जाते हैं, उसके पास अपनी सिक्योरिटी रखते हैं, यानी गिरवी रखते हैं और बोलते हैं कि मुझे पैसा दे ऑन इंटरेस्ट फॉर 7 days 14 days वॉट एवर टाइम इट मे बी. और बोलते हैं आई प्रॉमिस टू रीपरचेज, आई अग्री टू रीपरचेज दिस सिक्योरिटी बैक ऑन अग्रीड डेट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट. ठीक है, तो पहले पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन में क्या हुआ? मैंने सिक्योरिटीज प्लेज कर दी अपनी और पैसा ले लिया. सेकेंड पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन में उसको रीपरचेज कर देता हूं, तो यहां से रेपो वर्ड आया. रिवर्स होता है. कई बार RBI के पास पैसे की कमी रहती है और तुम्हारे पास एक्सेस पैसा रहता है. अब आप बोलोगे सर RBI के पास पैसे की कमी थोड़ी है, जब चाहे उसने अपना प्रिंटर ऑन कर लिया, यहाँ से कमांड दिया, ऐसे लैपटॉप पर बैठा रहता है, कमांड देता होगा 2000 का नोट प्रिंट, इधर से प्रिंटिंग चालू हो जाती होगी. RBI के पास एज सच पैसे की कमी नहीं रहती है. लेकिन अगर मान लो इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, अगर बैंक के पास ज़्यादा पैसा है, मैं ICICI बैंक, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है. अब अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा है ना तो मैं इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ला सकता हूँ. मैं सिटी बैंक हूँ, मैं कोटक महिंद्रा हूँ, मेरे पास सबके पास पैसा ज़्यादा है, तो हम मार्केट के अंदर क्या ला सकते हैं दोस्तों? इन्फ्लेशन ला सकते हैं. तो RBI बोलता है दे, तेरे पास जो पैसा है मेरे पास दे, मैं तेरे को इसके बदले इंटरेस्ट दूंगा. तो इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन. पहली बार जब रेपो ट्रांजेक्शन कर रहा था RBI ने मुझ पर भरोसा नहीं करा था और सिक्योरिटीज़ मुझसे मांगी थी. इस बार RBI जब मुझसे पैसा ले रहा है तो मैं RBI से सिक्योरिटीज़ लूँगा, यानी मेरे पैसे के बदले मेरे पास बैलेंस शीट के अंदर सिक्योरिटीज़ आ जानी चाहिए. बात समझ में आई आपको? यस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेपो? रेपो इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ बोरोइंग. रेपो से आप बोरो कर सकते हैं. रिवर्स रेपो इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेंडिंग. ये तो आप कोट करके ही आना, कुछ भी हो जाए ये वाली लाइन तो चाहिए मुझे आंसर में. रेपो मीन्स इंस्ट्रूमेंट फॉर बाइंग एंड instrument for lending fund is called as reverse repo. Instrument for borrowing fund by selling securities with an agreement to repurchase them on mutually agreed date at an agreed price which include interest for the borrow fund. Repo is a money market instrument. तो भैया अभी तो मनी मार्केट तुमको बहुत अच्छे से समझ रहा होगा जब से ये वेब सीरीज वगैरह आने लग गई. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है सर ये. It is a money market instrument. The repo operation takes place when the bank borrows money from RBI by giving securities to the RBI. This is the first part of the transaction. Under second part, bank repurchase the security and pay back RBI along with the interest. बात समझ में आई होगी? सर ये क्वेश्चन बैंक इंक्लूडिंग मॉड्यूल के ही क्वेश्चन से बना है. हमारे पास इतना सोर्स है ही नहीं आज के टाइम पे क्वेश्चंस बनाने का. परम ज्ञानी नहीं है. आपके FM के अंदर देखो कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन कैसे बन गए, क्योंकि पास्ट ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस में RTP MTP वो सब था.
तो ये हमारे पास पिछले 4 ही तो एग्जाम हुई है आपकी न्यू सिलेबस की, जब से इकोनॉमिक्स आया। तो कितने ज़्यादा हमारे पास पेपर होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, 50-60, उसके ऊपर तो क्वेश्चन भी नहीं थे। तो फिर हमें ये जो बुक के अंदर दे रखा है ना, वही वाले क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। अब इसके आंसर्स हैं, कई बार लेंदी मिलते हैं तुम्हें, कई शॉर्ट में मिलते हैं। अगर आप इंस्टीट्यूट का देखो तो इंस्टीट्यूट ने हिंट्स दे रखे हैं, आंसर नहीं लिखे लॉन्ग आंसर्स में, हमने पूरा डिटेल में लिख के रखा है। तो क्वेश्चंस वही हैं, आंसर नए हैं, रिश्ता वही, सोच नहीं। सर ये आदित्य का लोगो कब बनाया, कूल लग रहा है। ये अभी 2-3 दिन पहले बनाया, लोग शेयर कर रहे हैं इधर उधर वीडियो, तो मैंने बोला चल नाम भी चला जाए मेरा कम से कम साथ में। वैसे भी तुम फुल स्क्रीन मोड में ही देखते होगे ना। थैंक यू हाई अचीवर। आगे बढ़ते हैं बेटा। रिवर्स रेपो, अगेन रिवर्स रेपो इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेंडिंग। रेपो वॉज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ बाइंग, सॉरी इंस्ट्रूमेंट फॉर बोरिंग, एंड रिवर्स रेपो इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेंडिंग। बोथ आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि दोनों में सिक्योरिटीज इन्वॉल्व है। इंस्ट्रूमेंट फॉर लेंडिंग बाय परचेसिंग द सिक्योरिटी विथ एन एग्रीमेंट टू रीसेल देम ऑन म्यूचुअली अग्रीड डेट at an agreed price which includes the interest for the fund lent. Reverse repo operation takes place when RBI borrows money from bank by giving them their security. 2 वर्ड याद रखना है बस, इंस्ट्रूमेंट ऑफ बोरिंग, इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेंडिंग, मनी मार्केट, मनी मार्केट। you can download this material from my telegram channel सी आदित्य शर्मा। वहाँ पे एक मैसेज पिन करके रखा हुआ है, वहाँ पे जाके आप सर्च करिए, रेगुलर इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं। उस नोट्स के अंदर हर चैप्टर के बाद, रिस्पेक्टिव चैप्टर के बाद उसके क्वेश्चन बैंक है, सबके हैं। सो इट इज़ अ बिग बुक, 210 पेज की है, कॉन्सेप्ट बुक प्लस क्वेश्चन बैंक एक साथ दिया है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिसी रेट? दोस्तों अभी अपन ने रेपो रेट देखा, रेपो में क्या होता है, रेपो ट्रांजैक्शन के अंदर सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन जब ये सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन होगा, तो जो फिक्स रेपो रेट रहेगा उसको अपन बोलेंगे पॉलिसी रेट। एक बार पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। द फिक्स रेपो रेट कोटेड फॉर सोवरेन सिक्योरिटी इन ओवरनाइट सेगमेंट ऑफ LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज कंसिडर्ड एज पॉलिसी रेट। RBI यूज द रेट फॉर बैलेंसिंग द लिक्विडिटी। द पॉलिसी रेट इज की लेंडिंग रेट ऑफ सेंट्रल बैंक इन अ कंट्री। रेपो रेट समझ गए आप? सर रेपो रेट के अंदर क्या होता है? रेपो इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ बोरोइंग, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। तो उसके अंदर क्या बात करें बेटा, अपन सिक्योरिटीज की बात करते हैं। लेकिन अगर वो वाली सिक्योरिटीज, ध्यान रखिएगा, अगर वो वाली सिक्योरिटी GSEC है यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, सॉवरिन सिक्योरिटीज है, सॉवरिन सिक्योरिटी यानी कि सर पवित्र सिक्योरिटी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, तो ये जो सॉवरिन सिक्योरिटीज है हमारी, इसके लिए फिक्स रेट रहता है। तो भैया एक फिक्स रेपो रेट फॉर सॉवरिन सिक्योरिटी, ये रेपो ट्रांजैक्शन जैसा ही है, बस इसके अंदर सॉवरिन सिक्योरिटीज रहती है, इसलिए रेट भी फिक्स है क्योंकि कोई रिस्क नहीं है। फिक्स रेपो रेट कोटेड फॉर सॉवरिन सिक्योरिटी इन द ओवरनाइट सेगमेंट ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज कंसिडर्ड एज पॉलिसी रेट। तो पॉलिसी रेट क्या भैया? पॉलिसी रेट एक फिक्स रेपो रेट है फॉर सॉवरिन सिक्योरिटी। फिक्स क्यों करा गया? पॉलिसी रेट और रेपो रेट में फर्क क्या है? जो रेपो रेट है वही पॉलिसी रेट है, जो पॉलिसी रेट है वही रेपो रेट है, लेकिन पॉलिसी रेट एक ऐसा रेपो रेट है जो फिक्स है और सॉवरिन सिक्योरिटीज के लिए कोट किया जाता है ओवरनाइट लिक्विडिटी एडजस्टमेंट के लिए। यानी जब भी टेम्पररी पैसों का मिसमैच हो जाता है और आप उसके अंदर यूज करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो आपको जो रेट लगेगा, वो रेपो ट्रांजेक्शन के लिए जो रेट लगेगा, दैट इज नथिंग बट पॉलिसी रेट। और सेंट्रल बैंक जनरली पॉलिसी रेट पर काम करती है क्योंकि सेंट्रल बैंक के पास मोस्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहती है। बात समझ में आई? छोटे मोटे बैंक की नहीं रखती। चैप्टर 4 टेक्निकल है, एक्चुअली टेक्निकल है, बहुत टेक्निकल है, पर पसंद है मुझे पसंद। सर आपको पसंद है, हमको तो नहीं। हाँ मैं जानता हूँ, क्या कर सकते हो, तुम्हें तो पढ़ना ही है। नेक्स्ट, हाउ डू एसेट प्राइस रिस्पॉन्ड टू द मॉनिटरी पॉलिसी। थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में मॉनिटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स थे जो सबसे पहले एक्सप्लिसिट गाइडेंस प्रोवाइड करते थे पॉलिसी मेकर को, फिर उसके बाद एनालिटिक्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी यानी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। उसके अंदर 4 चैनल्स रहते हैं, 4 चैनल के अंदर का एक चैनल पढ़ने वाले हैं अपन, एसेट प्राइस चैनल। चारों चैनल एक साथ कहीं नहीं दिए क्या? इंटरेस्ट रेट चैनल, एसेट प्राइस चैनल, बैंक लेंडिंग चैनल,
एक साथ नहीं दिए, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है। हाउ डज एसेट प्राइस चैनल, बहुत सिंपल है, एक बार पढ़ना। एसेट प्राइस चैनल, यहाँ पे बेटा एसेट का मतलब आप कुछ देर के लिए स्टॉक कंसिडर करो, एसेट को कुछ देर के लिए स्टॉक कंसिडर करो। और एक है डेट इंस्ट्रूमेंट, जिसको आप बॉन्ड बोल सकते हो। अब देखो ये कितना इजीली समझ में आएगा। एसेट प्राइस चैनल में क्या किया जाता है, जो पॉलिसी मेकर्स रहते हैं वो बेसिकली बॉन्ड रेट के ऊपर जो मिलने वाला है इंटरेस्ट उसको बढ़ा देते हैं। लेट से स्टॉक से मिलने वाला रिटर्न आपको मिल रहा था 20%, अब वो बॉन्ड पर आपको दे देंगे 18%। नाउ यू विल से यार इसमें तो भयंकर रिस्क है, यहां पर थोड़ा रिस्क, थोड़ा सा कम रिस्क है, थोड़ा नहीं बहुत कम रिस्क है, रिटर्न थोड़ा सा ही कम है पर रिस्क बहुत कम है। दे मेड दिस डेट इंस्ट्रूमेंट वेरी मच अट्रैक्टिव। नाउ पीपल विल बी टेम्प्टेड टू सेल दिस, टू लिक्विडेट दिस स्टॉक एंड टू बाय द बॉन्ड। व्हाट विल हैपन, मार्केट में एक्सेसिव सेलिंग चालू हो जाएगी, और जैसे ही मार्केट में सेलिंग चालू हो जाएगी जो स्टॉक का प्राइस है गिर जाएगा, तो लोगों ने जो वेल्थ बना रखी थी अपनी स्टॉक के फॉर्मेट में वो गिर जाएगी। ठीक है, तो तुम्हारे पास कितनी वेल्थ है ये भी ये लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। अच्छा इसका उल्टा भी एग्जांपल ले सकते हैं। लेट्स से इनिशियली रेट था बॉन्ड के ऊपर 10%, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, या फिर अपन कहें मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर चेंज आया और ये बन गया 5%। नाउ दे मेड दिस डेट इंस्ट्रूमेंट और बॉन्ड वेरी अनअट्रैक्टिव। पीपल विल लिक्विडेट, लोग ये बॉन्ड बाय नहीं करेंगे, दे विल लिक्विडेट दिस बॉन्ड एंड दे विल स्टार्ट बाइंग द स्टॉक्स। जैसे स्टॉक्स बाय करना चालू कर दिया डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगा, रेट बढ़ जाएगा, तुम्हारे पास जो स्टॉक है उसका रेट बढ़ जाएगा, तुम्हारी वेल्थ बढ़ जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज एसेट प्राइस चैनल। तो तुम्हारे पास जो एसेट है, इन शॉर्ट स्टॉक है, उसकी वैल्यू ये लोग डिटरमाइन करेंगे तुम्हें अमीर या गरीब बनाने के लिए। पढ़ते हैं, एसेट प्राइस रिस्पॉन्स टू द मॉनेटरी पॉलिसी चेंज थ्रू स्पेंडिंग, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। छोड़ दो, आगे का पढ़ो। The policy induced increase in short-term nominal interest rate makes debt instrument more attractive than equity in the eye of investor, leading to fall in equity price. If the price of the stock falls after a monetary tightening, it leads to reduction in household financial wealth, leading to fall in consumption, output and employment. अरे भैया अब लोग गरीब हो गए, गरीब हो गए तो क्या होगा, उनका कंजम्पशन, आउटपुट और इंप्लॉयमेंट तीनों चीजें कम हो जाएगी। उसी तरीके से अगर गवर्नमेंट को कंजम्पशन, आउटपुट और इंप्लॉयमेंट बढ़ाना रहा तो बॉन्ड को अनअट्रैक्टिव कर देगी। बॉन्ड को जैसे अनअट्रैक्टिव कर दिया, जो तुम्हारे असेट्स हैं यानी कि जो यहाँ पे तुम्हारे पास स्टॉक है बोल रहे हैं, ये स्टॉक अट्रैक्टिव बन जाएगा, बैठे बैठे तुम्हारी वेल्थ बढ़ जाएगी, तुम ज्यादा कंजम्पशन करोगे, ज्यादा कंजम्पशन होगा तो ज्यादा आउटपुट बनाना पड़ेगा, ज्यादा आउटपुट करना पड़ेगा तो ज्यादा इंप्लॉयमेंट। तो कितनी इंप्लॉयमेंट होगी मार्केट के अंदर ये भी डिटरमाइन करा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा। समझ में आया क्या ये? अरे उमंग, मैं 5:30 बजे तो आ ही नहीं रहा, कल से तो मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। कल से टेंटेटिव टाइम बताऊँ तुमको, मैं 3 बजे आने वाला हूँ, 3 से 5 रहा करूँगा, उसके ऊपर नहीं, क्योंकि अब मेरा नेक्स्ट असाइनमेंट्स चालू हो चुके हैं बहुत सारे। मेरे को 9 सब्जेक्ट और रिकॉर्ड करने हैं, 9 सब्जेक्ट, 9x3, हर सब्जेक्ट के 3 प्रोडक्ट होते हैं, यानी 27 प्रोडक्ट है अगले 1 साल में मुझे रिकॉर्ड करना है। तो मुझे उसके लिए टाइम चाहिए प्रिपरेशन के लिए, तो अब मैं टाइम प्रीपोन कर रहा हूँ, पहले ला रहा हूँ। कल से टाइमिंग है आपका 3 बजे से, 3 से 5, ठीक है। फिर आप उसको 5:30 से 7 देख लो, चलेगा, आप स्पीड बढ़ा के देख लो, चलेगा, कोई इशू नहीं है। चैप्टर 4 पे इतना ध्यान मत दो। करता तो रहता हूँ, जब भी लाइव आता हूँ अपडेट तो करता हूँ, जितने बजे आना है सब बताता तो हूँ तुम्हें। ऐसा काहे कर रहे हो यार, आता तो हूँ, बताता तो हूँ। यहाँ तक समझा दोस्तों? डाल दो 3 बजे से। चलिए ये हो गया, एसेट प्राइस समझ गया। एसेट प्राइस को तुम स्टॉक की तरह याद रखना। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन बैंक लेंडिंग चैनल एंड बैलेंस शीट चैनल। चलो मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। सर डिटेल में मत जाओ, रुको।
एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। ट्रांसमिशन मैकेनिज्म के 4 बच्चे होते हैं। तो सबसे पहला है एक्सचेंज रेट चैनल, यानी कंट्री की जो एपेक्स बैंक है, सेंट्रल बैंक या फिर हमारे केस में आरबीआई बोलो, यही मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटीज हैं, ये लोग एक्सचेंज रेट चेंज कर देते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को चेंज कर देते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को चेंज करने से, इनके क्वांटम को चेंज करने से एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट और प्राइसेस डिटरमाइन करते हैं। दूसरा है इंटरेस्ट रेट चैनल। तीसरा है क्वांटम, एंड लास्ट वन इज असेट प्राइस चैनल। तो एसेट प्राइस चैनल पढ़ लिया अपन ने। डेट इंस्ट्रूमेंट को अट्रैक्टिव या अनअट्रैक्टिव बना देते हैं, जिससे आपकी वेल्थ पे इंपैक्ट आता है। वेल्थ पे जैसे ही आपकी इंपैक्ट आ जाता है दोस्त, आपका कंजम्पशन, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट चेंज कर देते हैं। तो एक चैनल समझा। अब ये रिवर्स आ रहा है, क्वांटम चैनल पूछ रहे हैं। क्वांटम चैनल की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर 2 चैनल आते हैं, एक होता है बैंक लेंडिंग चैनल और एक होता है बैलेंस शीट चैनल। अब इसके 2 बच्चे, बैंक लेंडिंग एंड बैलेंस शीट चैनल। सर ये सब क्या पढ़ रहे हैं, वापस से एक बार समराइज करो। हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं जिसके थ्रू तुम्हारी कंट्री का जो भी सेंट्रल बैंक रहेगा, हमारे केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट और प्राइजेस डिटरमाइन करते हैं। तो उसके पास एक हथकंडा है क्वांटम चैनल। इस क्वांटम चैनल के अंदर 2 तरीके आते हैं, एक होता है बैंक लेंडिंग चैनल और एक होता है बैलेंस शीट चैनल। ध्यान देना, बैंक लेंडिंग चैनल में इन्वेस्टर का जो बैंकिंग के साथ एक्सेस रहता है ना, वो रोक देते हैं। सर जो संपर्क है ना, वो काट देते हैं या तो बढ़ा देते हैं। एंड बैलेंस शीट चैनल के थ्रू वो तुम्हारी बैलेंस शीट मैनिपुलेट करते हैं। सर हाउ इज इट इवन पॉसिबल? बहुत सिंपल है। लेट्स से दिस इज आईसीआईसीआई बैंक। सर दिस इज आईसीआईसीआई बैंक, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1955, गॉट कमर्शियलाइज्ड। तो एक कमर्शियल बैंक बन गया था 1995 के अंदर। ऑलमोस्ट 50 साल बाद ये कमर्शियल बैंक बन गया था। तो भाई आईसीआईसीआई को बोला जाएगा कि तेरे पास कोई भी एग्रीकल्चर वाला है तो उसको बिंदास 3% पे लोन दे दे। तो बोला ओके। ये बोला तेरे पास कोई भी रियल इस्टेट वाला आया, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% चार्ज करना, बोलना हाई रिस्क है। तो ऑटोमेटिकली रियल इस्टेट वाला बैंकिंग चैनल से पैसा मांगने आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वेरी अनअट्रैक्टिव रेट। सो क्या इन्होंने इन्वेस्टर का, जो इन्वेस्ट करना चाहता था, जिसको हम बोरोवर भी कह सकते हैं, बोरोवर का और बैंक का संपर्क तोड़ दिया? यस सर, ये होता है क्वांटम चैनल। रोक दिया इन्होंने मनी का सप्लाई। दूसरा है बैलेंस शीट चैनल। अगर फिर भी जो इन्वेस्टर है वो ढीठ है, अगर वो एक्चुअली ढीठ इंसान है, तो वो 20% पे भी ले लेगा। जैसे ही उसने 20% पे लिया, इसके पीएनएल अकाउंट के अंदर जो इन्वेस्टर है या रियल इस्टेट एजेंट है या रियल इस्टेट वाला कंस्ट्रक्टर, बिल्डर, जो भी है, वो अपने पीएनएल में क्या करेगा? इंटरेस्ट को डेबिट करेगा। इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, बहुत हाई अमाउंट डेबिट होगा। जैसे ही हाई अमाउंट डेबिट होगा, तुम्हारी प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई तो तुम्हारा जो सरप्लस फंड तो तुम ट्रांसफर कर देते बैलेंस शीट में, तुम्हारी बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगी। पीएनएल से पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पीएनएल अप्रोप्रिएशन से बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में डालते थे, तो बहुत छोटा अमाउंट ट्रांसफर होगा। आप बोलोगे सर है क्या 4-5% से फर्क पड़ता है? जब क्वांटम करोड़ों और अरबों में रहता है और आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रहता है, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इससे। तो आपकी बैलेंस शीट भी खराब कर देंगे। इसका उल्टा इंपैक्ट भी कर सकते हैं अगर उनको किसी की बैलेंस शीट अच्छी करनी है या फिर बैंकिंग एक्सेस बढ़ाना है। बात समझ में है क्या आपको? नहीं, वो तो ऐसे ही दे रखे हैं प्रांजलि, वो तो ऐसे ही दे रखे हैं। आज पता था 7 बजे आओगे, पर एफएम हो गए ई को ये पता नहीं था। नहीं, मैंने अपडेट तो किया था। क्वांटम चैनल क्लियर हुआ? हाँ सर बहुत क्लियर हुआ। क्या पता क्लियर हुआ या नहीं, पर देख लो सर। डिस्टिंग्विश बिटवीन बैंक लेंडिंग चैनल, यानी बैंकिंग के साथ आपका एक्सेस, और बैलेंस शीट चैनल। 2 डिस्टिंक्ट क्रेडिट चैनल। द बैंक लेंडिंग चैनल ऑपरेट्स बाय ऑल्टरिंग द एक्सेस। ऑल्टर मतलब चाहे तो तुम्हारा उनके साथ कॉन्टैक्ट बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। एक्सेस ऑफ फर्म एंड हाउस होल्ड टू द बैंकिंग क्रेडिट एंड द बैलेंस शीट चैनल ऑपरेट बाय अफेक्टिंग द मॉनेटरी पॉलिसी। बैंक की जो फर्म की बैलेंस शीट को ये लोग डेट्योरेट कर सकते हैं तो इंप्रूव कर सकते हैं, तो इनके हाथ में।
सर क्या हो जाएगा, मेरे को एक बात बताओ, अगर इसकी बैलेंस शीट डेटियोरेट हो रही है, बेटा बैलेंस शीट अगर डेटियोरेट हो रही है तो कंपनी का नेटवर्थ गिरता है, नेटवर्थ गिरता है तो मार्केट में उसका प्राइस गिरता है, प्राइस गिरता है तो ऑटोमेटिकली जो तुम्हारा एसेट चैनल कर रहा था काम, वही काम हो जाएगा कि वेल्थ गिर जाएगी, वेल्थ गिर जाएगी तो बेटा कंजम्पशन कम होगा, कंजम्पशन कम है तो आउटपुट कम, आउटपुट कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। डन, ये समझा? क्या रे नरेंद्र, क्या कर रहा है इधर? जा पढ़ाई लिखाई कर, फाउंडेशन का स्टूडेंट है तू। ओ भाई हुआ क्या बताओ मुझे। बैंक लेंडिंग चैनल तुम्हारा एक्सेस रोक देंगे। फॉर एग्जांपल जिसने वो 1992 स्कैम देखा, उसके अंदर हर्षद मेहता का वो अकाउंट्स फ्रीज कर रहे, वो तो बहुत ही एक्सट्रीम मेजर्स हो गए, पर किसी ना किसी तरीके से बैंक के साथ तुम्हारा एक्सेस रोक दिया जाएगा या बढ़ा दिया जाएगा। और बैलेंस शीट चैनल में कुछ इस तरीके से तुम पे इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा, तुम्हारा पीएनएल और बैलेंस शीट या तो डेटियोरेट हो जाए या तो इंप्रूव हो जाए। अरे ये इंटर वाले मूड हमेशा अच्छा ही रखते हैं। एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी थ्रू इंटरेस्ट रेट चैनल। अगला चैनल आ गया साहब, इंटरेस्ट रेट चैनल। सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट को या तो बढ़ा देती है या तो इंटरेस्ट रेट को कम कर देती है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, क्या हो जाता है, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए बोरोइंग महंगी हो जाती है। सीधी सी बात है, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया तो बोरोइंग महंगी हो जाती है। फर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट करना वो भी महंगा हो जाता है, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गिर जाता है। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप समझ सकते हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट, अब मैं इसको थोड़ा अलग एंगल से समझाता हूँ, देखते तुम्हें समझता है क्या। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया इंटरेस्ट रेट चैनल के थ्रू, अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो क्या आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा? हाँ सर। क्या इंटरेस्ट इंटू वन माइनस टैक्स, इन शॉर्ट केडी बढ़ जाएगा? हाँ सर। क्या केडी बढ़ने से डब्ल्यूसीसी बढ़ जाएगा? हाँ सर। डब्ल्यूसीसी बढ़ने से कट ऑफ रेट बढ़ जाएगा? हाँ सर। कट ऑफ रेट बढ़ने से क्या तुम्हारा डिस्काउंटिंग रेट बढ़ जाएगा? सर कट ऑफ रेट डिस्काउंटिंग रेट डब्ल्यूसीसी एक ही, हाँ वो बढ़ जाएगा। जैसे ही डिस्काउंटिंग रेट बढ़ जाएगा, तुम्हारी डिस्काउंटिंग हायर रेट से होगी और तुम्हारे फ्यूचर कैश इनफ्लोस छोटे हो जाएंगे। हो सकता है एनपीवी नेगेटिव हो जाए, प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाए। तो इन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट बढ़ा के इन्वेस्टर को, जो कि फर्म भी हो सकती है हाउस होल्ड भी हो सकती है, दोनों को डिमोटिवेट कर दिया। हाउस होल्ड सेक्टर के लिए कॉस्ट बढ़ा दी और फर्म के लिए ना इन्वेस्टमेंट एनपीवी नेगेटिव दे देगी, ऐसा कर दिया। ये अगर मैं एफएम का स्टूडेंट हूं तो ये भी एक्सप्लेनेशन लिख सकता हूं, लेकिन इन्होंने बहुत सिंपल सा लिखा है कि हाउस होल्ड है और फर्म है, इन लोगों के लिए बोरोइंग महंगी हो जाती है या फिर सस्ती हो जाती है, डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं कम कर रहे हैं। पढ़िए, कॉन्ट्रैक्शनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी करना है यानी कि छोटा करना है इकोनॉमी को, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इंड्यूस्ड इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज डब्ल्यूसीसी एंड रियल कॉस्ट ऑफ बोरिंग ऑफ द फर्म एंड हाउस होल्ड हु रिस्पॉन्स टू द कट बैक ऑन देयर इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन रिस्पेक्टिवली अफेक्टिंग द एग्रीगेट डिमांड एंड एम्प्लॉयमेंट। सीधी सी बात है सर, अगर मान लो फर्म इन्वेस्ट नहीं करेगी, हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूम नहीं करेगा तो डिमांड नहीं आएगी, डिमांड नहीं आएगा तो प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन नहीं तो एम्प्लॉयमेंट नहीं, और रिवर्स इंपैक्ट हो जाएगा अगर इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे। व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट? मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स which are available at central bank. Some tools are direct, some tools are indirect. Monetary policy instrument are various tools that the central bank can use to influence money market and credit condition with the pursuit. ये आएगा नहीं क्वेश्चन, इतना छोटा थोड़ी पूछेंगे तुमसे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, What role does MSS Market Stabilization Scheme plays in our economy? ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ। There was an MOU or there is an MOU between central bank, that is RBI, and government of India to absorb the excess liquidity arising from foreign capital movement by issuing और डूइंग द OMOs। अब कुछ नहीं समझा होगा, सुनो मेरी बात। सडनली क्या होता है, ओवरनाइट इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है FII के थ्रू, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू। उनको रिलायंस का शेयर अट्रैक्टिव लगता है और वो यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सडनली रातों रात पैसा ICICI बैंक में आया, ICICI बैंक में आया। जैसे ही बैंक में पैसा आया सिक्योरिटीज बाय करने के लिए, जैसे ही बैंक में पैसा आया, मेरी बात सुनना,
बैंक ने उस पर क्रेडिट मल्टीप्लायर लगाना चालू कर दिया, तुरंत क्रेडिट मल्टीप्लायर लगाना चालू कर दिया और मार्केट में चालू कर दिया इन्फ्लेशन क्रिएट करना। ठीक है, इन्फ्लेशन क्रिएट करना। हो सकता है ये एफआईआर तुरंत भी मार्केट से निकल जाए, तुरंत निकल जाए सिक्योरिटीज बेच के 2-4 दिन के अंदर मार्केट से, तो ऐसे समय मार्केट सडनली क्रैश कर जाएगा, लोगों के पास लिक्विडिटी एकदम कम हो जाएगी। तो ये इस तरीके से जो अजीब से शॉक इकोनॉमी को लग सकते हैं ना, इसको स्टरलाइज करने के लिए स्टरलाइजेशन ऑपरेशन हुआ। स्टरलाइजेशन ऑपरेशन का मतलब क्या है? देयर इज एन एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई, कि जब भी ऐसा फॉरेन कैपिटल आएगा, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी आएगी, हम इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो गवर्नमेंट ने पूछा कैसे करोगे एब्जॉर्ब? वो बोला मैं तेरी सिक्योरिटी, आरबीआई गवर्नमेंट को बोलता है मैं तेरी सॉवरिन सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचूंगा, कंपल्सरीली इनको बोलूंगा कमर्शियल बैंकों की खरीदो मुझसे। तो जैसे ही ये मुझसे खरीदेंगे वो सिक्योरिटी, उनका पैसा मेरे पास आ जाएगा और मार्केट के अंदर लिक्विडिटी इंटैक्ट रहेगी। जैसे इनको वापस जरूरत पड़ेगी, मैं अपनी सिक्योरिटी वापस लेके इनको इनका पैसा दे दूंगा। सो दिस इज कॉल्ड अ स्टरलाइजेशन ऑपरेशन अंडर मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। रीड दिस. Under market stabilization scheme, government borrow from RBI and issue T-bills, treasury bill, dated security for absorbing the excess liquidity arising from large capital foreign inflows. सिर्फ समझ के लो बेटा, मैं खुद, ऐसा भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन मैं खुद पहली बार रीड कर रहा हूँ, मुझे नेक्स्ट लाइन क्या है ये भी मालूम नहीं, बट वो एग्जैक्ट कैच हो जाती है लाइन, क्योंकि मैंने जो चीज़ अभी बोली है ना, यही तुम्हें ऑडियो नोट में भी सुनाई, तो ऑडियो नोट सुनते जाओ, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हो जाएगी। चैप्टर नंबर 1 का मैंने ऑडियो नोट दिया नहीं है, इन शॉर्ट उसकी ज़रूरत भी नहीं है, अभी ज़रूरत भी नहीं है, पर मैं दे दूंगा एग्जाम से पहले, तो दे दूंगा। बड़े आगे बेटा, असेस द रोल ऑफ बैंक रेट एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये रेट ना समझ के ले लो, हमने रेपो रेट देखा और पॉलिसी रेट देखा। पॉलिसी रेट रेपो रेट एक ही है, लेकिन पॉलिसी रेट वो वाला रेपो रेट रहता है जो फिक्स्ड रहता है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए बेसिकली रहता है, सोवरिन सिक्योरिटीज़ के लिए रहता है, ओवरनाइट एलएएफ के लिए। आइए जी बैंक रेट लेते हैं। बैंक रेट इज जस्ट लाइक अ रीडिस्काउंटिंग रेट। आप किसी भी बैंक के पास जाते हैं, अपना बिल डिस्काउंट कर लेते हैं, तो जब कोई शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के पास बिल आ गया, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, लेट से देयर इज नरेंद्र, नरेंद्र ने गुड्स लिए हैं उधार निखिल से, नहीं आज नहीं आपका, मैंने अनाउंसमेंट कल ही कर दिया बेटा निखिल। तो नरेंद्र ने गुड्स उधार लिए हैं निखिल से और उसने उसको एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया, निखिल के हाथ में पकड़ा दिया। अब निखिल क्या कर रहा है, विकास बैंक के पास जाता है, ठीक है, विकास बैंक जो सबके पैसे डुबाता है, अज्यूम करते नहीं डुबाता होगा, तो विकास बैंक के पास जाता है, वो 1 लाख रुपए का बिल लेके डिस्काउंट करके 95,000 अपने पास लेकर आ जाता है और बोलता है तू नरेंद्र से पैसे वसूल कर लेना। अब विकास बैंक के पास 95,000 आउटफ्लो हो चुका है और अब उसके पास एक कागज आ चुका है, ये कागज ऑथेंटिकेट कागज है, 1 महीने बाद पैसे आने वाले हैं। ये बोल रहा है मैं इस कागज का क्या करूंगा, ये तुरंत जाता है, लंच टाइम में ये जाता है आरबीआई के पास और आरबीआई को बोलता है ये कागज एक काम कर, तो मुझसे 98,000 में ले ले। आरबीआई बोलता है ठीक है। तो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है रीडिस्काउंटिंग हुआ। ये रीडिस्काउंटिंग ट्रांजेक्शन के लिए जो रेट यूज हुआ, 1 लाख का कागज यानी 1 लाख का बिल्स ऑफ एक्सचेंज रीडिस्काउंट हुआ 98,000 में, तो ये जो 2,000 रुपए इन शॉर्ट 2% पकड़ लेते हैं, दिस इज नथिंग बट द बैंक रेट। बट नाउ दिस बैंक रेट्स हैव बीन अलाइंड विथ एमएसएफ रेट, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटीज। तो अब ये बैंक रेट किसी काम का नहीं, जस्ट एक सिग्नलिंग रेट है, नॉमिनल रेट बन के रह गया, डॉर्मेंट रेट बन के रह गया। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैंक रेट? बैंक रेट इज बेसिकली द रेट एट विच सेंट्रल बैंक, दैट मीन्स आरबीआई, इज रेडी टू रीडिस्काउंट द बिल्स or any other instrument of money market. ठीक है, now it is aligned with MSF rate. This bank rate is purely a signaling rate, it has got no relevance now. When MSF rate change alongside policy repo rate changes, it also changes automatically, not important. Also MSF assumes the role of bank rate and currently bank rate is purely a signaling rate and most interest rate are dealing from it. Now it is used only for calculating penalty on default in maintenance of CRR and SLR. यहाँ पे अच्छा नहीं दिया आंसर, चार्ट में अच्छा आंसर दिया है। चार्ट में आप देखिएगा, चार्ट में बहुत अच्छा आंसर दिया है। चार्ट में आपको डिटेल में बताया कि बैंक रेट बेसिकली एक रेट है एट विच द सेंट्रल बैंक आरबीआई इज रेडी टू रीडिस्काउंट द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रीडिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये रेट चला गया है, ये रेट अलाइन कर दिया गया है एमएसएफ रेट के साथ। पेनल्टी रेट होता है बेसिकली एमएसएफ रेट, बस उतना ही लिखना। इट इज नाउ सिग्नलिंग रेट, इसका कोई इतना कुछ खास रेलेवेंस रह नहीं गया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओपन मार्केट ऑपरेशन? वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब
buying and selling of government securities on behalf of government. Open market operation is term used for market operation conducted by RBI by way of sell and purchase of government security to or from the market with an objective to adjust the liquidity. देखिए एक बार अभी MSS करना था, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, तब भी OMO यूज किया, ओपन मार्केट ऑपरेशन किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी बेची। तो जब भी RBI गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीदती बेचती है ताकि मार्केट से पैसा उठाया जाए, मार्केट को पैसा लौटाया जाए, इट इज कॉल्ड एज OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। धर्मेश प्रजापति, 2 वीडियो डाल चुका हूँ। पहला RTP डिस्कशन जहाँ से इसका सोर्स है, जहाँ से तुमने पहली बार YTM पढ़ा वो, और लेक्चर नंबर 1 जो मैंने कुछ दिनों पहले लिया हुआ है रिवीजन सीरीज के अंदर, लेक्चर नंबर एडिशनल लेक्चर 1 नहीं, लेक्चर नंबर 1, उसके अंदर ये है। बढ़े आगे। एडजस्ट आउटलाइन द रोल ऑफ MPC, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रह गए, 69 है, इन हाफ एन आवर वी कैन कंप्लीट इट अगर आपको ऑपरेट करें तो। आउटलाइन द रोल ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी। मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी बेसिकली मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी को डायरेक्ट करता है और असिस्ट करता है मॉनिटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट। सर ये लोग क्या करते हैं? इन लोगों के पास एक ही काम है। क्या काम है सर? ये लोग पॉलिसी रेट डिटरमाइन करते हैं, बस। पॉलिसी रेट याद है आपको क्या है? पॉलिसी रेट सर वही रेपो रेट जो सॉवरिन सिक्योरिटीज के लिए रहता है, यानी प्योरेस्ट रेपो रेट। दूसरी सिक्योरिटीज के लिए रेट थोड़ा फ्लक्चुएट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन रिस्क, बट द प्योरेस्ट रिस्क लेस रेट ऑफ सॉवरिन सिक्योरिटी को बोला जाएगा पॉलिसी रेट। तो मॉनिटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट असिस्ट मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी इन ड्राफ्टिंग द मॉनिटरी पॉलिसी एंड एडजस्टिंग द पॉलिसी रेट। समझ में आया? तो इतना सही काम है इनको, एपेक्स बॉडी के पास इतना ही काम है। RBI मॉनिटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट असिस्ट करता है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी को मॉनिटरी पॉलिसी बनाने के लिए। सर MPC को असिस्ट करता है मॉनिटरी पॉलिसी बनाने के लिए। MPC शैल डिटरमाइन द पॉलिसी रेट, सिर्फ इतना ही काम करना है सर इन लोगों ने, कुछ नहीं करना है। मॉनिटरी पॉलिसी बनाना है। मॉनिटरी पॉलिसी बनाना मतलब क्या होता है? एक पॉलिसी रेट डिटरमाइन करना, पर इसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट अकॉर्डिंगली फिक्सिंग द बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट दैट इज रेपो रेट इज मेड थ्रू द डिबेट एंड मेजोरिटी वोट बाय द पैनल ऑफ एक्सपर्ट। तो इन्होंने बोला एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट बैठता है और ये रेट डिटरमाइन करते हैं डिबेट से। क्यों सर ऐसा क्यों होता है? देखो, सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं? पॉलिसी रेट डिटरमाइन करते हैं। पॉलिसी रेट से थोड़ा बड़ा रेट क्या रहेगा सर? पॉलिसी रेट से बड़ा रेट रहेगा रेपो रेट। रेपो रेट से बड़ा क्या रहेगा सर? MSF रेट रहेगा। तो अकॉर्डिंगली ये लोग एक रेट डिटरमाइन करते हैं, अकॉर्डिंगली सारे रेट चेंज हो जाते हैं, और उसके कारण मार्केट में ये जो नेटवर्क बैठा हुआ है ना अपना, बैंक रेट का, पॉलिसी रेट का, रेपो ट्रांजेक्शन, रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन, इन सब पे इम्पैक्ट आ जाता है। कैसे इम्पैक्ट आ जाता है? अगर मान लो इन्होंने पॉलिसी रेट बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली रेपो रेट बढ़ जाएगा। रेपो रेट बढ़ जाएगा तो बैंक के लिए बोरिंग महंगी हो जाएगी। बैंक के लिए बोरिंग महंगी हो गई तो बैंक के लिए लेंडिंग भी महंगी हो जाएगी। लेंडिंग महंगी हो गई तो जिसने बोरो किया बैंक से उसको भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर देगा तो उसका WACC बढ़ जाएगा। WACC बढ़ के प्रोजेक्ट का NPV नेगेटिव हो सकता है, शायद वो प्रोजेक्ट अंडरटेक करे ही नहीं, शायद वो बैंक से लोन ले ही नहीं। तो ये जो रेट है ना, इसके फार रीचिंग इम्पैक्ट रहते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम बहुत खतरनाक इम्पैक्ट रहते हैं। तो ये एक रेट डिटरमाइन करने के लिए एक्सपर्ट्स बिठाए जाते हैं और डिबेट के थ्रू ये रेट फाइनल करते हैं। फिर क्या होता है सर? इन्होंने जो रेट डिटरमाइन किया उससे कुछ एडवर्स इम्पैक्ट आ जाते हैं, तो फिर एक नया रेट रिवाइज करके ले आते हैं, एडजस्ट करते रहते हैं कंटिन्यूसली। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। नहीं, याद मत करो, इसके अंदर बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव है, 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना। अदर ऑब्जेक्टिव तो बहुत सिंपल है, सस्टेनेबल ग्रोथ, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम, एक्सचेंज रेट, 2-4 रीजन अपनी मर्जी से लिख सकते हो, डेट मैनेजमेंट, देन टू मेंटेन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, स्टेबल करेंसी, वो सारे पॉइंट लिख देना, रिपीट हो रहा है पॉइंट। अब एक
अजीब सा आंसर आने वाला है, ठीक है, अजीब सा आंसर आएगा, याद करने में तकलीफ होगी, पर मैंने आपको याद करवाया है मेरे मैराथन के अंदर। मैराथन में याद करो, मैं यहाँ पे याद नहीं करवाऊंगा, जस्ट मैं रीड करने वाला हूँ। एक्सप्लेन द ऑपरेशनल प्रोसीजर ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी इन इंडिया और assess the instrument and target for monetary policy of Reserve Bank of India. What are the three major aspects of operational procedure of monetary policy in India? Okay. So तीन चीज़ें पढ़ रहे थे अपन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर। सबसे पहला था मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, अब भी एक रिसेंट वर्जन देख लिया वापस से मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। देन एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी यानी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, एसेट प्राइस चैनल, बैलेंस शीट चैनल, क्वांटम चैनल, इंटरेस्ट रेट चैनल, एक्सचेंज रेट चैनल, सब देख लिया। लास्ट है ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में पूछ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रोसीजर मीन्स डे टू डे ऑपरेशंस, डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड। The day-to-day implementation of monetary policy by central bank through various instrument is called as operating procedure. So what do you understand by operating procedure? Operating procedure मतलब क्या होता है? तुमने SOP सुना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसी तरीके से ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है। ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स मीन्स डे टू डे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। डे टू डे तुम्हें मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाई है पॉलिसी मेकर ने, डे टू डे तुम्हें कैसे इंप्लीमेंट करना है वो बताया। सो डे टू डे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज कॉल्ड एज मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। इसमें तीन पार्ट आते हैं सर। पहला आता है ऑपरेटिंग टारगेट, दूसरा आता है इंटरमीडिएट टारगेट और तीसरा आता है मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। ये एज इट इज जो बोल रहा है याद कर लेना, मैराथन में अच्छे से रटवा, मैं यहाँ रीड कर रहा हूँ। ऑपरेटिंग प्रोसीजर मीन्स द वेरिएबल दैट मॉनेटरी पॉलिसी कैन इन्फ्लुएंस विद देयर एक्शन। इंटरमीडिएट टारगेट्स आर बेसिकली द वेरिएबल्स which the central bank can hope, central bank यानी वही monetary policy, which the monetary policy can hope to influence with their operating targets, and policy instrument means the various tools which are available at the disposal of central bank। नहीं समझा होगा कुछ, रट लेना। ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब वो वाले वेरिएबल्स जो सेंट्रल बैंक यानी मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं अपन। ऑपरेटिंग टारगेट्स आर बेसिकली दोज वेरिएबल्स with central bank or monetary policy influence with their actions। operating targets हो गया। intermediate targets are basically those variable which monetary policy oblique central bank can hope to influence with the help of operating targets, and monetary policy instrument are basically the tools। तो जितना बोला सिर्फ उतना याद कर लो। इस क्वेश्चन में दिमाग बच्ची मत करते बैठना। अगर याद यहाँ पर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो जाके चेक कर लेना, आप लोगों को मैराथन में और अच्छे से डिटेल में मिल जाएगा। मैंने वहाँ पे रटवाते गया हूँ, अब दो तीन तीन जगह रटवा कर सिर्फ यहाँ पर लेक्चर की लेंथ बढ़ेगी और कुछ फ़ायदा तो होने नहीं वाला। सो इज इट डन? परसों नहीं, अब तो डेली है ना, एक हफ्ता अब डेली चलने वाला है। क्वेश्चन बैंक डिस्कशन एक हफ्ता डेली चलेगा तुम्हारा, एक हफ्ते में निपटा दूंगा मैं। 3 और 3 6 लेक्चर लगेंगे मुझे। If it is related to this particular question or any question which we have dealt today, then yes। हाँ, इको रोज होगा, पहले ख़त्म कर रहा हूँ इको, अपने पास बहुत ज़्यादा टाइम है, फिर आरटीपी एमटीपी इकट्ठा उठाता हूँ ऑल्टरनेटिव, क्योंकि आरटीपी एमटीपी उठाऊंगा तो उसमें एफएम भी आएगा, इको भी आएगा ना। पता नहीं है कौन सा आदित्य शर्मा और ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। बेटा अगर तुम स्पैम हो तो फिर मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है? अगर तुम स्पैम हो तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूं, और अगर तुम स्पैम नहीं हो देन यू कैन आस्क मी द क्वेरी ऑन 7410134858। आई एम ब्लॉकिंग यू। पता नहीं, मुझे तो स्पैम लग रहा है। एक बार पता नहीं किसको क्या बोल रहा है, बाद में नमस्कार भी कर रहा है, तो इससे पहले ये और बोर करे अपने को, मैंने इसको हटा दिया है, ठीक है जी। FF
FF का मतलब तो अपने को समझता नहीं है। नमस्कार कर रहा है, FF तकलुई सर जी, पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हो। एनीवेज, नाम की तो इज्जत करो, आदित्य शर्मा नाम की तो इज्जत करो। अब सॉरी बोला वही, मेरे को समझ में नहीं आया। तो बेटा ये क्वेश्चन रट लेना। मंदार नाम है तेरा, मंदर, मधर, पता नहीं क्या बोल रहा है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पे आइए। सेंट्रल बैंक इज बैंकर्स बैंक। अब ये थोड़ा इन्होंने ज्ञान लिख के रखा है, अब इसको सिर्फ रीड करेंगे। बैंकर्स बैंक क्यों बोला होगा, तुम ही सोचो। बैंकर्स बैंक इसको इसलिए बोला होगा क्योंकि भैया जब भी बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो जाके आरबीआई के पास चला जाता है। जिस तरीके से मेरा बैंक क्या करता है, जब भी मुझे पैसे की जरूरत पड़ती है या मेरे पास एक्सेस पैसे रहता है तो मैं बैंक को याद रखता हूँ। जब बैंक के पास एक्सेस पैसे रहते हैं या उसके पास लिक्विडिटी क्रंच रहता है तो क्या करता है, आरबीआई के पास जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बैंकर्स बैंक। पढ़ते इन्होंने क्या लिखा है, सेंट्रल बैंक इज बैंकर्स बैंक एज इट हैज ऑलमोस्ट सेम रिलेशन विथ अदर बैंक इन कंट्री एज कमर्शियल बैंक हैज इट विथ कस्टमर। उसने यही बोला कि जिस तरीके से कमर्शियल बैंक का रिश्ता अपने कस्टमर्स के साथ रहता है वैसे ही कमर्शियल बैंक और आरबीआई का रिश्ता है। इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम कमर्शियल बैंक एंड ऑफर देम लोन। वही मैंने बोला, एक्सेस लिक्विडिटी या लिक्विडिटी क्रंच में मदद करता है। द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफर द लोन, जब लोन देता है तो रेपो रेट और जब उनसे पैसा लेता है तो रिवर्स रेपो। वेरी इजी क्वेश्चन। डिस्क्राइब द मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट एंड इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ओके चलिए हटा दिया मैंने। अब ये सेम क्वेश्चन मेरे को कितनी बार रिपीट करना पड़ता है। सर प्लीज़, क्या क्या सर प्लीज़, तन्मय पत्ता कट गया। हाँ कौन सुनते बैठे यार, टाइम पास कौन करेगा। बेटा कोई बता दो इन्हें क्वेश्चन बैंक कहाँ मिलेगा। हर 5 मिनट में बच्चे उठ कर आते हैं, हर 5 मिनट में अगर स्टूडेंट्स उठ के आएंगे तो मैं कैसे बताऊँगा कहाँ कहाँ से मिल रहा है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक की एक लिंक ही डालनी पड़ेगी। मेरे टेलीग्राम चैनल सी आदित्य शर्मा। आई डोंट अंडरस्टैंड ये क्वेश्चन आता कैसे स्टूडेंट के माइंड में। या तो फिर मैं आज से बोलना चालू कर दूँ कि मेरे को 50 रुपये दो तो मैं तुम्हें क्वेश्चन बैंक फॉरवर्ड करूँ। आपको पता है आज के टाइम सारे टीचर्स ने फ्री करके रखी है, एटलीस्ट मैंने तो काफ़ी टाइम से फ्री करके रखी चीज़ है। फ्री कंटेंट कहाँ पर डालते हैं, टेलीग्राम पे डालते हैं अपन। या तो 50-50 रुपये लेना चालू कर देता मैं, क्या बोलते। हाँ 50-50 रुपये लेना चालू कर देता हूँ मैं। आइए मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। ये भी एक अद्भुत घटना घटी एक दिन। हाँ सर अब सुनो क्या हुआ, ये पता होना चाहिए तुम्हें। सर हुआ यूँ, एक अग्रीमेंट हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के बीच में। ये बोले कि अपन मल्टीपल तरीके से, ध्यान से सुनना बेटा, अपन मल्टीपल तरीके से इकोनॉमी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं बट हम फेल हो रहे हैं उस चीज़ में। नाउ वी विल फोकस ऑन ओनली वन इंडिकेटर। मल्टीपल इंडिकेटर्स हटा देते हैं और अब हम एक ही इंडिकेटर पे फोकस करेंगे और उस इंडिकेटर को नाम देंगे इन्फ्लेशन टारगेटिंग। अब ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग होता क्या है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग मींस ऑफिशियली सेटिंग द टारगेट रेंज ऑफ इन्फ्लेशन। एक रेंज सेट करेंगे ये इन्फ्लेशन की, इट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। सो इन्फ्लेशन टारगेटिंग मींस ऑफिशियली टारगेटिंग द रेंज ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि मिनिमम इतना इन्फ्लेशन होना चाहिए, मैक्सिमम इतना इन्फ्लेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इन्फ्लेशन तो जरूरी है
मार्केट में इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत जरूरी है, बट मैक्सिमम टॉलरेबल इन्फ्लेशन रेट, यानी मैक्सिमम कितना इन्फ्लेशन रेट टॉलरेट किया जाएगा। नाउ बाय यूजिंग द वर्ड मैक्सिमम, मैक्सिमम हियर कवर्स मिनिमम ऑल्सो, यानी कि एक घटना घटी सर 2016 में। 2016 में इन्होंने इन्फ्लेशन टारगेटिंग करा 4% का, प्लस माइनस 2%, यानी रेंज सेट करके दे दी 2% से लेकर 6% तक इन्फ्लेशन चलेगा। अगर किसी भी 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर का टोटल का एवरेज टोटल का ही निकलता है ना, किसी भी 3 क्वार्टर के इन्फ्लेशन का टोटल करोगे और उसका एवरेज निकालोगे, वो 2% से कम रहा या 2% से 6% से ज्यादा रहा, तो भैया ये हो गया ब्रीच, ये आपको करना पड़ेगा रिपोर्ट। तो क्या था सर, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ, नहीं अग्रीमेंट हुआ, इस बार एमओयू नहीं, अग्रीमेंट हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के बीच में मैक्सिमम टॉलरेबल इन्फ्लेशन रेट के लिए, जिसके तहत इन्होंने मल्टीपल इंडिकेटर्स अबॉलिश कर दिया और एक ही लेकर आ गए इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेफर्स टू सेटिंग द ऑफिशियल रेंज ऑफ, ऑफिशियली सेटिंग द रेंज ऑफ इन्फ्लेशन। 2016 में 5 साल के लिए इन्होंने 4% को डिसाइड किया इन्फ्लेशन को, प्लस माइनस 2%, यानी रेंज बन गई 2% से 6% के बीच में। किसी भी 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर का अगर एवरेज निकालोगे वो 2% से कम है या 6% से ज्यादा है, इट इज कंसिडर्ड एज ब्रीच एंड यू हैव टू रिपोर्ट इट। नाउ लेट्स रीड, जितना मैंने बोला उतना ही लिख देना, 2-4 लाइन और ज्यादा होगी यहाँ पे। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई फॉर मैक्सिमम टॉलरेबल इन्फ्लेशन रेट। सर कितना मैक्सिमम इन्फ्लेशन रेट टॉलरेट कर सकते हैं? That RBI should target to achieve price stability. The RBI Act provides the statutory basis for implementation of flexible inflation targeting framework. तो सर RBI Act अलाउ करता है ये सब करने के लिए, कोई भी चीज़ के पीछे ना एक्ट ने अलाउ करना चाहिए। तो बैंक के ऊपर ये सब जो कंट्रोल करता है RBI, तो ये RBI एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट दोनों के अंदर प्रोवाइड करा गया है कि RBI तुमको गवर्न कर सकता है, और RBI एक्ट के अंदर लिखा है तुम बैंक के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकते हो। तो भैया ये सारी चीजें लिखी रहती है, तो ये बोल दिया उन्होंने कि इसके पीछे ऐसा हवे में एक रात को मन किया इन्होंने ऐसा कर दिया, नहीं नहीं, ये नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन टारगेटिंग? अनाउंसिंग एन ऑफिशियल टारगेट रेंज ऑफ इन्फ्लेशन इज नोन एज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले तो अग्रीमेंट हुआ मैक्सिमम टॉलरेबल इन्फ्लेशन रेट के लिए, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट कर रहा हूं। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। अर्लियर आरबीआई क्या करता था, मल्टीपल इंडिकेटर यूज करता था, पर अब इन्होंने सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव रखा, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। 5 साल के लिए सेट किया जाता है बेटा, 4% नोटिफाई किया है, अपर लिमिट 6%, लोअर लिमिट 2%। द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नोटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज कंस्टिट्यूटिंग फेलियर। बेटा फेलियर कब होगा, जब एवरेज इन्फ्लेशन लिया है और वो 6% से ज्यादा है 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर पे, या फिर एवरेज 3 कॉन्जिक्यूटिव का 2% से भी कम है। सीपीआई इज चोजन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो ये इन्फ्लेशन 4% कहां से आया, होलसेल प्राइस इंडेक्स है या रिटेल प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। तो 4% कहां से लाए, सीपीआई से। 2 चीजें होती है, डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई। होलसेल के प्राइस में कितना रेट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, या फिर कंज्यूमर को जो फाइनली गुड्स मिल रहा है उसके प्राइस में कितना इन्फ्लेशन हो रहा है। 4% एवर 5 साल के लिए कह सकते हैं, यानी कि हमेशा 4%, किसी भी दिन मेजर कर 4% निकलना चाहिए। आज कल 1 महीने तक हर रोज 4% होना चाहिए, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। सो दे सेड दैट 5 साल तक के लिए एक रेंज रखते हैं, 2% से लेकर 6% तक ये रेंज है हमारी। अगर मान लो क्वार्टरली कैलकुलेट करते, किसी क्वार्टर का ऐसा आया 8%, 7% और 1%, तो बेटा आप बोलोगे एक क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 8% आया, सेकंड क्वार्टर में 7% आया, थर्ड क्वार्टर में 1% आया, तो आप बोलोगे सर ब्रीच ब्रीच ब्रीच। नहीं, ऐसा नहीं होता। 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स का एवरेज लो, कितना होता है, 16 डिवाइडेड बाय 3, क्या ये 5.33 आ रहा है? क्या ये 2 से 6 के बीच में? यस सर।
तो कई बार क्या हो जाता है, सडनली इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, अगली बार तुम अपनी पॉलिसी के थ्रू उसको कंट्रोल में लाके दबा देते हो ना, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन सडनली बढ़ गए, आरबीआई ने अपनी पॉलिसी के थ्रू इसको दबा दिया, तो तीसरे क्वार्टर में उसका इंपैक्ट दिखा, जितनी लिक्विडिटी एक्सेस हो गई तो उसको कम कर दिया, एवरेज 5.33 हो गया। ठीक है, किसी क्वार्टर का देखो, अगले क्वार्टर का ऐसा रहा 1 + 9, तो ये वाले क्वार्टर का निकाल लिया, अब इसका निकालो 7 + 1 8 + 9, 8 + 9 डिवाइडेड बाय 3 कितना हुआ, अभी भी ब्रीच नहीं हुआ 5.66। चलो अगर मान लो ऐसा है 8 + 8 + 6, 8 + 8 16, 22 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया बेटा, ये 7.33, ये ब्रीच है, ये रिपोर्ट कर देना। फिर आरबीआई रिपोर्ट करेगी अपने अग्रीमेंट के चलते हुए, गवर्नमेंट को बताएगी कि दिस टाइम हम फेल हो गए। क्यों ऐसा करा सर 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर का? सर कभी कभी हो सकता है सडनली इन्फ्लेशन बढ़ जाए, आरबीआई को अपने क्वार्टरली डेटा से पता चल जाए, आरबीआई सडनली पॉलिसी बनाएगी और अगली बार उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी नेक्स्ट पॉलिसी में, पर इमीडिएटली इंपैक्ट दिख कर आ जाएगी, इसकी गारंटी नहीं, तो अगले वाली में और उससे नेक्स्ट वाली में तो इंपैक्ट आ ही जाना चाहिए। पर अगर मान लो यहाँ पर 8% इन्फ्लेशन हुआ, हमने तो बोला था 4% होना चाहिए, यानी रेंज 2% से 6% के बीच में कहीं भी चलेगा, 8 हुआ, आरबीआई ने पॉलिसी अमेंड करा, यहाँ पर भी कंट्रोल नहीं हुआ, और अमेंड करी पॉलिसी, यहाँ पर भी कंट्रोल में नहीं हुआ, तो तुम्हारा एवरेज इन्फ्लेशन ज्यादा है। अच्छा, आरबीआई फिर कुछ कोशिश करेगी, लेट से अगले क्वार्टर का इन्फ्लेशन आया 1, अब इसका टोटल निकालो, 7 + 8 15 डिवाइडेड बाय 3 5, आरबीआई करके आ गई, कंट्रोल कर लिया। तो किसी भी सडनली क्वार्टर में जंप आ जाए तो तुम बोलोगे ब्रीच है, फेलियर है, ऐसा नहीं है। फिर तुम बोलोगे सर अगली बार तो तुम्हें ठीक कर देना चाहिए, तुम आरबीआई हो, आरबीआई कोई ना कोई पॉलिसी निकाल रही है, उसका इमीडिएट इंपैक्ट थोड़ी दिखेगा, आने में 6 महीने लगते हैं, इंपैक्ट आने में 6 महीने लगते हैं, इसलिए इसके 2 क्वार्टर्स रखे हैं और आगे। समझ में आया होगा आपको? चलिए आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। आउटलाइन द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये पढ़ लिया अपन ने, मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव विच गिव्स एक्सप्लिसिट गाइडेंस टू द पॉलिसी मेकर, एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, ऑपरेटिंग प्रोसीजर मींस डे टू डे इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सर ये भी क्वेश्चन हो चुका है अपना, क्वेश्चन नंबर 61। अरे यार अब ये क्वेश्चन अब सुनो, अब यहाँ पर ना ये रीड तुम लोग करोगे, मैं तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ, या फिर मैं ही रीड कर लेता हूँ। कितने क्वेश्चन रह गए अपने? 9 क्वेश्चन रह गए, 9 क्वेश्चन रह गए। सर ₹75 का लॉन्च हो गया, हो गया। किस काम का है 75 का कॉइन? किस काम का होता है 75 का कॉइन? सच्ची बोल रहे हो आप? पूछ रहे हो मुझसे, बता रहे हो? अगर तुम बता रहे हो तो फिर मैं क्रिटिसाइज करता हूँ कि किस काम का 75 का कॉइन, और ये अद्भुत नंबर काय को लेकर है? निकालना ही थे तो 500 का कॉइन निकाल देते, एक फायदा तो होता। क्या है ये 75 का कॉइन बोले तो? अच्छा, कॉइन्स देखना कभी भी हायर डिनोमिनेशन के नहीं रहते। तुम्हें पता है कॉइन्स हायर डिनोमिनेशन के क्यों नहीं रहते? क्योंकि कॉइन एक तो बनते महंगे, ₹1 का कॉइन ₹1 में नहीं बनता, कॉइन महंगे में बनता है। दूसरी बात, जो ये होता है ना, काउंटरफीट करते हैं करेंसीज को, यानी कि डुप्लीकेट करेंसी बनाते हैं, तो जनरली नोट्स की बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसको चेक करना आसान है। कॉइन्स के केस में अगर मान लो ब्लैक मनी या काउंटर करेंसी आ गई, डुप्लीकेट करेंसी आ गई, डुप्लीकेट कॉइन्स आ गए, तो पकड़ना मुश्किल है, इसलिए हायर डिनोमिनेशन के कॉइन्स नहीं बनाते। क्योंकि उन्होंने ₹500 का अगर कॉइन बना दिया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इन्होंने ₹500 का एक कॉइन बना दिया, इट इज ईजी टू काउंटरफिट एंड डिफिकल्ट टू चेक। भैया मेटल है, तुम छापा मारो कैसे भी बना सकते हो कॉइन, तो इसलिए ज़्यादा डिनोमिनेशन के, बड़े डिनोमिनेशन के कॉइन्स नहीं बनते। 1.5 लीटर दूध आएगा, अच्छा क्या लॉजिक था 1.5 लीटर दूध का तेरा भाई? 1.5 लीटर मतलब मोदी जी ने ये सोच के बोला होगा क्या कि भैया विकास को 1.5 लीटर दूध चाहिए होगा, एग्जैक्टली उसको बहुत तकलीफ जा रही है छुट्टा देने में, तो 75 रुपीज़ का कॉइन बना लो इसके लिए। कितना आसान है कॉइन्स बनाना, कितना आसान है। आज के टाइम पे कॉइन बनाना महंगा पड़ता है और उसका चलन बहुत सस्ता है, यानी कि अगर मैं ₹5 का कॉइन बनाऊँ, वो बनेगा समझो ₹10 में, तो मैं क्या ब्लैक मनी करूँगा, क्या ब्लैक मार्केटिंग करूँगा उसकी। लेकिन वही अगर मान लो उन्होंने ₹5000 का कॉइन बना दिया, तो ये इजी है। पहले कॉइन आता था जिसके अंदर रहता था कॉपर, ठीक है,
वो जो कॉपर का कॉइन होता था ना, उसकी वैल्यू ज़्यादा रहती थी, तो लोग क्या करते थे, सारे कॉपर के कॉइन इकट्ठा करके मेल्ट करके कॉपर बेचते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई बार सीरियस ब्लंडर किए हैं। इंदिरा गांधी के टाइम 5,000 का नोट ले आए थे, जब कोई डिजिटलाइज ट्रांजेक्शन नहीं, उस टाइम 5,000 का नोट आ चुका था। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ 10 रुपये के नकली कॉइन की फैक्ट्री थी, देखो। तो सोच, 10 रुपये की भी एक कॉइन की फैक्ट्री लगा दी थी इन्होंने, तो 150 रुपये का या ये 75 रुपये का तो सर शुरू ही हो जाएगा। क्या वो रंग बिरंगी नोट दिखते हैं, मेरे को तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, कुछ भी बना रखा है। वो 50 के नोट को तो हाथ लगाने की इच्छा नहीं होती आज के टाइम पे। क्या लगता है, ऐसे लगता है वो बच्चों के खेलने वाला बिजनेस गेम का नोट है। बचकानी हरकतें। हाँ सही बोल रहा है विकास, वही पॉइंट मैंने बोला। चलन में तो हैं, चलते तो हैं। चलिए पढ़ते हैं LAF एंड MSF। ध्यान से सुनना, जो बोल रहा हूँ उतना सुनते हैं। LAF स्टैंड्स फॉर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड MSF स्टैंड्स फॉर मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। LAF में क्या होता है, जब भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस लिक्विडिटी रहती है या लिक्विडिटी क्रंच रहता है, अब इसको और टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूँ तो लिक्विडिटी क्रंच जब रहता है या फिर एक्सेस लिक्विडिटी को मुझे पार्क करना रहता है, मेरे पास ज्यादा पैसा है, तो इन आइदर ऑफ द केसेस आई विल अप्रोच, whom I will approach? I'll approach RBI and perform repo or reverse repo transaction. So as the case may be, whenever the scheduled commercial bank is either having excess liquidity and I want to park this liquidity, मैं पैसा अपने पास नहीं रख सकता, मुझे ये कहीं तो भी ट्रांसफर करना था कि ये अर्न करे, या फिर मेरे पास जब लिक्विडिटी क्रंच रहता है तो आई अगेन गो टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन आइदर ऑफ केस when I have excess liquidity or when I have liquidity crunch, I go to RBI and perform repo and reverse repo transaction। तो जब पैसा नहीं रहता रेपो करता हूं, और जब एक्सेस पैसा उनके पास पार्क करता हूं तो उनसे सिक्योरिटी लेता हूं, रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन करता हूं। दिस इज कॉल्ड एज LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट दोनों साइड हो सकती है, दो बढ़ाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है, तो दिस इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। बेटा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में थोड़ा इन्होंने बोला है कि ये फिक्स टाइम पे कंडक्ट होती है, बॉम्बे के अंदर फिक्स टाइम पे कंडक्ट होती है, ऑन ऑल वर्किंग डेज एक्सेप्ट सैटरडेज, यानी मंडे टू फ्राइडे होता है, एंड ओवरनाइट LAF, रेपो एंड रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन करते हैं इसके अंदर अपन। इतना सिंपल था। RBI being bankers bank provides liquidity to the bank when it faces shortage of liquidity. Its objective is to assist bank to adjust their day-to-day mismatch of liquidity. Currently, RBI provide financial accommodation to scheduled commercial bank through repo and reverse repo under this facility. Scheduled commercial bank and primary dealer, in the case of the requirement, avail the liquidity from the bank or excess liquidity, park excess fund with the RBI on overnight basis. सर डेली बेसिस पर भी करते हैं सर ये, अगेंस्ट द कोलैटरल, वही रेपो रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन करते हैं। किस दिन कर सकते हैं सर, मंडे टू फ्राइडे कर सकते हैं, लेकिन आप मंडे टू फ्राइडे मत बोलना, ऑन ऑल वर्किंग डेज एक्सक्लूडिंग सैटरडेज ये करना पड़ता है। फिर सर आता है MSF, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी मतलब क्या होता है, जब बैंक ने बैंकिंग फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया है और उसने सारे के सारे रेपो ट्रांजेक्शन भी कर लिए हैं और फिर भी उसके पास लिक्विडिटी का क्रंच आता है, तो वो जाता है RBI के पास, बिकॉज RBI इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। उसके पास जाता है और MSF ट्रांजेक्शन करता है। नाउ RBI बोलता है कि भैया तूने ये क्यों किया, तेरे को रेपो दिया था हमने करने के लिए, तूने तेरी सारी सिक्योरिटीज भी एग्जॉस्ट कर ली, यानी कि तूने बैंकिंग फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया। यू आर कंसिडर्ड एज कस्टोडियन, और तू ही अगर बैंकिंग फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है, then I shall levy a huge penalty on you. That's why MSF rate is penalty rate. ठीक है, तो ये भी तुम्हें पैसा मांगने जाने पड़ता है। जैसे कि LAF में दोनों चीज कर सकते थे, एक्सेस लिक्विडिटी रहती थी तो भी जा सकते थे, लिक्विडिटी क्रंच था तो भी जा सकते थे, पर MSF सर एक तरफा है। यहां पर जब लिक्विडिटी का ह्यूज क्रंच रहता है तभी जाते हैं, एक्सेस लिक्विडिटी की तो बात ही नहीं आती सर, ये डूबने की कागार पर आ गया। क्या करना पड़ता है सर, अपने को जाना पड़ता है बैंक के पास ऑन ऑल वर्किंग डेज एक्सक्लूडिंग सैटरडेज, शाम को 7 से 7:30 बजे बैंक का जो मैनेजर रहता है ताला लगाता है बैंक को, ठीक है, अगरबत्ती बुझाता है और सीधा बॉम्बे में जो इनका ऑफिस है वहां पे जाता है 7 से 7:30 बजे, सिद्धि विनायक के दर्शन करता है, 7 से 7:30 बजे तक ये पैसा लेकर आ जाता है। ठीक है, MSF के लिए ऐसा नहीं होता, ये ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, ऑटोमेटिकली पैसा इनके पास आ जाता है इंस्टेंटली।
और सर फिर अगर मान लो इनके को 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, 2 लाख की जरूरत पड़ी, 3 लाख की जरूरत पड़ी, तो आरबीआई बोलता है सर चिंदी काम के लिए मत आ, मिनिमम 1 करोड़ या फिर उसके मल्टीपल्स में आना। इकोनॉमी गिरेगी या बढ़ेगी? टू बी ऑनेस्ट, बबल क्रिएट होगा। नाउ आई टेल यू देर इज गोइंग टू बी अ बबल इन द मार्केट। मार्केट में बबल क्रिएट हो चुका है। व्हाट डू मीन बाय दैट बबल? बबल का मतलब ये होता है कि मार्केट अभी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। यू कैन सी कि ऑलमोस्ट बहुत सारे ऑपरेशन हॉल्ट पर आ चुके हैं। स्टिल मार्केट इज मेंटेनिंग दैट लेवल सर, इंटैक्ट है। मार्केट सेंटिमेंट बेसिस पे चल रहा है जहाँ तक मैं जानता हूँ, ठीक है। मैं इतना बड़ा भी जानकार नहीं हूँ, पर जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। मार्केट के अंदर ना स्टैगफ्लेशन आ रहा है, कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। तो ऐसे टाइम पर हो क्या रहा है, स्टॉक मार्केट ने कंपल्सरीली गिरना चाहिए था और गिरते ही रहना चाहिए था, एटलीस्ट बॉटम मेंटेन करके चलना चाहिए था। बट स्टॉक मार्केट अगेन रिकवर्ड। स्टॉक मार्केट रिकवर्ड बट इकोनॉमी शोइंग डाउन ट्रेंड। तो रिसेशन तो है, रिसेशन तो है, इकोनॉमी तो गिर रहा है, वो तो क्लियर एविडेंस है, वो तो खुद बोल रहे इकोनॉमी गिर रहा है। बट व्हाई द मार्केट इज राइजिंग? मार्केट इज अ रिफ्लेक्टिंग इंडिकेटर of economic performance. But why market is rising? Because people have built up the positive sentiments. But building the positive sentiments will help you in very short term. बहुत कम टाइम के लिए तुम होल्ड कर पाओगे मार्केट को, इट इज गोइंग टू फॉल। बट आईटी एंड फार्मा कंपनीज आर गोइंग टू गेन। तो आपके पोर्टफोलियो में आईटी और फार्मा रखो ज़्यादा, मुझे जो सही लगता है इस समय। बाकी तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग भी थोड़े जानकार हैं। पढ़िए सर, RBI also act as lender of last resort to the commercial bank in suitable situation. It has been introduced by RBI with the main aim to reduce the volatility in overnight lending rate in interbank market and enable smooth मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ये 2 पॉइंट कोट कर देना बेटा MSF के लिए कि आरबीआई ये स्कीम क्यों लेकर आया। क्योंकि जब भी ऐसे पैसे की कमी पड़ती थी ना, तो एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा मांगता था, तो वहाँ पे बहुत वोलाटाइल रेट लगाते थे, कई बार बहुत कम रेट लगाते थे, कई बार बहुत ज़्यादा रेट लगाते थे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। और ट्रांजैक्शन स्मूथ नहीं होता था, इसको इस बैंक के साथ बात करनी पड़ती थी, दूसरे के साथ बात करनी पड़ती थी, ट्रांजैक्शन तुम्हें घुमा घुमा के दिखाने पड़ते थे। तो ये सब अवॉइड करने के लिए MSF स्कीम लेकर आया। तो मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी क्यों लेकर आए? 2 रीजन से लेकर आए। पहला, ओवरनाइट लिक्विडिटी में जो वोलेटिलिटी हो गई थी, बहुत ज़्यादा रेट में फ्लक्चुएशन हो रहा था, उसको अवॉइड करने के लिए और स्मूथ फंक्शनिंग करने के लिए। MSF प्रोवाइड अ सेफ्टी वॉल अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड लिक्विडिटी शॉक। It is the last resort for the bank. Once all medium for borrowing has been exhausted, bank can borrow through MSF on all working days 7 से 7:30 except Saturdays। मुंबई में जाना पड़ता है आपको 1 करोड़ या फिर उसके मल्टीपल में लेने का, चिल्लर काम के लिए नहीं आने का। CAindia.org, मनी का मट्टा CAindia.org। लोग मोदी से सेंटीमेंट लगाए बैठे हैं। मोदी से भी सेंटीमेंट्स कुछ नहीं, किसी ने मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला ना किसी से सेंटीमेंट लगा के नहीं बैठा है। मगरमच्छ देखा है कभी? मगरमच्छ देखा है सर, घात लगाए बैठा रहता है, शिकार को बराबर आने देता है। जितना तड़पड़ाता है ना, समझो एक मछली है या कोई एक पक्षी है, उसको कितना भी फुदकना ना फुदकने देता है, जब तक प्रॉपर उसे गियर में नहीं आता ना, एक शॉट नहीं देता, वो उसको मारता नहीं है तब तक। तो उसी तरीके से बैठे हैं कुछ लोग बॉल कैच करने के लिए। फ्री फॉल होने वाला है मार्केट के अंदर, मुझे लगता है। देखो मेरा परसेप्शन ये है, मैं तो चाहूँगा कि मेरा परसेप्शन गलत हो जाए, मार्केट बढ़ता ही रहे, मैं तो यही चाहूँगा, मेरा भी पैसा मार्केट में बहुत है। तो भैया लोग बैठे हैं कैच करने के लिए, मार्केट तो गिरना है, मार्केट तो गिरना ही है भैया। कैसे ये बबल 40,000 के अराउंड मेंटेन हो रहा है, मुझको ही समझ में नहीं आ रहा। द क्राइसिस जो हमने इतने टाइम इकोनॉमी बंद रखी, अभी भी बहुत जगह बंद है, फंक्शनिंग स्मूथ तरीके से नहीं हो पा रही है, लोगों ने जॉब लूज कर दी है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, कंजम्पशन कम हो रहा है, कंजम्पशन बेस्ड कंपनी का वैल्यू और बढ़ती जा रही है। अब ये कंजम्पशन बेस्ड कंपनी क्या, छोड़ दो आप।
कैपिटल इंडस्ट्री के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट आया है, गारमेंट इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्रीज फेल हो रही है, तो सर ऐसे समय कैसे मेंटेन करके रख रहा है मार्केट खुद को? कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है, कंस्ट्रक्शन बंद है, तो मार्केट में जो मेन प्लेयर है क्या सिर्फ दवाइयों के, आईटी और फार्मा के भरोसे मार्केट ने खुद को मेंटेन करके रखा है? मुझे तो मुश्किल लग रहा है। आई डोंट नो क्या होगा, पर उम्मीद करते हैं कुछ बुरा ना हो। एक्सप्लेन द प्राइस स्टेबिलिटी एज अ ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्राइस स्टेबिलिटी सर इनका ऑब्जेक्टिव है, यानी वही इन्फ्लेशन कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 इन इट्स प्रीएम्बल सेट आउट द ऑब्जेक्टिव of the bank as to regulate the issue of banknote and keep reserve with a view of securing monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system of country to its advantage. It is to be noted that though price stability as an objective is not explicitly brought out, the monetary policy in India has evolved towards maintaining price stability and ensuring the adequate flow of credit to the productive sector of an economy. Price stability, as we know, is a necessary precondition for sustainable growth. Fundamentally, the primary objective of monetary policy has been maintenance of judicious balance between price stability and economic stability. So इतना ज्ञान दिया ना इन्होंने यहाँ पे, इतना ज्ञान दिया कि 2 मिनट में दिमाग चकरा गया। सर ये क्या बोल रहे हैं कि आरबीआई ने अपने ऑब्जेक्टिव्स में सेट करा है कि प्राइस स्टेबिलिटी, फिर हमने आरबीआई का ऑब्जेक्टिव प्रीएम्बल चेक किया, उसमें तो हमको कहीं दिखा ही नहीं। यही बोल रहे हैं कि दो नॉट स्पेल्ड आउट एक्सप्लिसिटली, कहां पे बोला है? ये बोला है नॉट एक्सप्लिसिटली। सर चिल्ला चिल्ला के आरबीआई ने सबको स्कीम नहीं बताई है, ये क्या बोल रहे हैं वापस से सुनो सर। आरबीआई एक्ट 1934 जो है उसके अंदर प्राइस स्टेबिलिटी को एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सेट किया गया है। फिर हमने आरबीआई एक्ट पढ़ा, उनका प्रीएम्बल और ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, और हमें पता चला नहीं कहीं नहीं लिखा है, तो ये बोल रहे नहीं दो नॉट स्पेल्ड एक्सप्लिसिटली। हमने चिल्ला चिल्ला के सबको नहीं बताया, पर हमारे एक्शंस और बैंकिंग फंक्शंस के थ्रू हमने मनी और क्रेडिट को कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो ऑल्दो हमने ये चीज़ कहीं बोली नहीं है, पर कंट्री की ग्रोथ के लिए हमने इकोनॉमिक ग्रोथ और प्राइस स्टेबिलिटी दोनों को कंसिडर किया। बहुत घुमा फिरा के आंसर दिया है, बहुत इजी इंग्लिश लैंग्वेज है, इजी टू अंडरस्टैंड ना। यू हैव टू लुक कि तुम्हें याद कैसे रखना है। तुम देखो मैं सीए हूँ, मैं तो बन गया हूँ सीए, अभी याद रखो तुम्हें कैसे रखना है। समझाने के लिए बोलोगे मैं समझा दूंगा, याद करवाने के लिए बोलोगे ये वाला पॉइंट मैं नहीं याद करवा पाऊंगा। कितनी ज्ञान दिया है सर इधर उधर का, कैसे करोगे तुम देखो। मैं सीए हूँ, मतलब मैं बन चुका हूँ, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है। कूल, अच्छा लगता है ऐसे बोलना किसी को, मैं सीए हूँ, तुम देखो अपना निपटा। चलिए एक बार इसको डिकोड करते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 इन इट्स प्रीएम्बल सेट आउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंक टू रेगुलेट द इशू ऑफ नोट एंड the keeping of reserve with the view of securing monetary stability in India generally through the operation of currency and credit system of the country to its advantage। सिंगल सेंटेंस है सर, एक सिंगल सेंटेंस है। इन्होंने अपने प्रीएम्बल में दो बातें करी है। कौन सी बात करी है? कि हम करेंसीज एंड नोट्स के ऊपर इशू के ऊपर ध्यान रखेंगे, वी विल रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट, और बैंक्स को भी बोला जाएगा एडिक्वेट रिजर्व मेंटेन करो। हमने पूछा क्यों, तो बोलते हैं मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए। तो हमने बोला ठीक है, तुम्हारा प्रीएम्बल पढ़ा, आरबीआई एक्ट पढ़ी, उससे हमको समझ में आया तुमने दो चीज़ों के बारे में बोला। पहला रेगुलेट करना है, कितनी करेंसी इशू करना है, और दूसरा रिजर्व मेंटेन करना है। मैंने बोला तो क्या? तो बोलता है ऑल्दो ये प्रीएम्बल में जो चीज़ें लिखी है ना, ये चिल्ला चिल्ला के ये बात नहीं बोल रही है कि हम प्राइस स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, पर इसका इनडायरेक्ट मीनिंग वही हुआ प्राइस स्टेबिलिटी, और प्राइस स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ऐसे इन्होंने बोला है। हिंदी में हमको हो गया यार, जैसे भी याद करना है कर लो। It is to be noted that though price stability as an objective is not explicitly brought out, the monetary policy in India has evolved towards maintenance of price stability। तो प्रीएम्बल में दो चीजें लिख रखी, क्या लिखा है सर? रेगुलेट करना है करेंसी को, और दूसरा बोला है रिजर्व। इतनी दो ही बातें करिए। अच्छा, तो तुमने लिखा ये है और तुम बोल रहे हो उसका मतलब प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है भैया, ये रिश्ता तो अजीब रिश्ता हो गया। तुम बोल कुछ रहे हो, कर कुछ और रहे हो। सर ऐसा नहीं चलेगा। तुम अपने प्रीएम्बल में बोलते हो कि सर हमें करेंसी को रेगुलेट करना है और साथ ही साथ रिजर्व्स मेंटेन करना है,
और यहाँ पर पूरी दुनिया को बोल रहे हैं हम प्राइस स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो बोलते हैं अरे हाँ मैंने अपने ऑब्जेक्टिव्स में इतना ही लिखा हुआ है कि मुझे करेंसीज सर्कुलेशन को रेगुलेट करना है, और बैंक को बोला रिजर्व्स मेंटेन करके चले एडिक्वेट। मैंने डायरेक्टली चिल्ला चिल्ला के स्कीम नहीं बोली, पर इनडायरेक्टली मेरे सारे एक्शन उसी एंगल में जा रहे हैं, यही बोल रहे हैं। दो नॉट एक्सप्लिसिटली ब्रॉट आउट, द मॉनिटरी पॉलिसी इन इंडिया हैज बीन इवॉल्व टुवर्ड्स मेंटेनेंस ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी। अच्छा, मतलब तेरे एक्शंस बोल रहे हैं सर। हाँ सर, price stability as we know is necessary precondition for sustainable growth. Fundamentally, the primary objective of the monetary policy has been maintenance of judicious balance between price stability and economic growth. बस वही बकवास करी उन्होंने सर, 3 बार रिपीट किया, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता। उन्होंने बोला हमारे ऑब्जेक्टिव में 2 चीज़ें लिखी है, तो मैंने बोला फिर प्राइस स्टेबिलिटी नाम का ढिंडोरा क्यों पिट रहा है? बोल रहा है एक्सप्लिसिटली नहीं बताया मैंने, पर मेरे एक्शन सारे उसी तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं। और फिर बोल रहे हैं अरे तुम्हें समझना चाहिए कोई भी कंट्री में सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ प्राइस स्टेबिलिटी की भी जरूरत है, तो वो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। सवाल ये था तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स में कहीं तुमने नहीं लिखा प्राइस स्टेबिलिटी, और पूरी दुनिया को बोल रहे हो हमारा ऑब्जेक्टिव है चिल्ला चिल्ला के। तो बोले हाँ मानता हूं मेरे प्रेम्बल में मैंने ये लिखा हुआ है कि मुझे करेंसी के सर्कुलेशन पे ध्यान देना है और बैंक्स को रिजर्व पे ध्यान देना है। भले मैंने चिल्ला चिल्ला के नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्टली मेरे एक्शन उसी डायरेक्शन में थे। और तुमको समझना चाहिए कि किसी भी कंट्री की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए एक प्रॉपर बैलेंस रखना पड़ेगा प्राइस एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में। नहीं आएगा पेपर में, वो भगवान करे ना आए, पर देख लो। सेंट्रल बैंक इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ये अब भी अपन ने किया बेटा। एमएसएफ फैसिलिटी अब भी किया अपन ने, ये नहीं पढ़ाने वाला। ये स्टेटमेंट बताना है लेंडर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट, एमएसएफ फैसिलिटी, ओवरनाइट वोलेटिलिटी जो रहती है मार्केट के अंदर वो कर्टेल करने के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए ये एमएसएफ फैसिलिटी लेकर आए, उसी कारण इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट बोला जाता है। एक्सप्लेन द मॉनिटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, बेटा ये सब पढ़ा चुका हूं। इंटरेस्ट रेट चैनल, इंटरेस्ट को वेरी करेंगे जिससे हाउस होल्ड सेक्टर के लिए, फर्म के लिए बोरिंग महंगा हो जाएगा। एक्सचेंज रेट चैनल जिसके अंदर ये करेंसी की वैल्यू को अप्रिशिएट डेप्रिशिएट करेंगे। हो सकता है इन्होंने करेंसी को कर दिया लेट से अप्रिशिएट, करेंसी अप्रिशिएट होने से क्या हो जाएगा? चलो करेंसी को डेप्रिशिएट करके देखते हैं। मेरी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है, आरबीआई इसके अंदर एक्सचेंज रेट चैनल के साथ क्या करेगी सोचते हैं। सर एक्सचेंज रेट चैनल में लेट से रुपी डॉलर रेट चल रहा है 70, मैं एक काम कर देता हूं, करेंसी को कर देता हूं डेप्रिशिएट और इसको बना देता हूं 75, आरबीआई बोल रहा है। तो एक इंपोर्टर था बेचारा, विकास जैसा इंपोर्टर था, ये इंपोर्टर 1 करोड़ डॉलर का इंपोर्ट करने वाला था, ठीक है। आरबीआई ने रेट 70 से 75 कर दिया, तो पहले इसको 70 करोड़ आउटफ्लो एक्सपेक्टेड था, 75 करोड़ आउटफ्लो एक्सपेक्टेड है। ये बोलेगा भैया इस धंधे में तो कुछ फायदा होने ही नहीं वाला, मैं इंपोर्ट नहीं करता, मैं इंडिजिनियसली प्रोक्योर करता हूं। तो जैसे ही इंडिजिनियसली प्रोक्योर करेगा इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो इस बार इन्होंने करेंसी रेट को, जो करेंसी रेट है वैल्यू ऑफ करेंसी को चेंज करके कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट और प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन किया। और एक और बात है सर, अब ये जो विकास है ना, ये क्या बोलेगा, एक काम करता हूं, पहले मैं इंपोर्ट करता था कोई फायदा नहीं, अब मैं एक्सपोर्ट करना चालू करता हूं। तो ये एक्सपोर्ट भी करना चालू करेगा, क्यों? क्योंकि लेट से ये 1 करोड़ डॉलर का एक्सपोर्ट करता तो पहले से 70 करोड़ मिलते हैं, अब सेम चीज के लिए इसको 75 करोड़ मिल रहा है। तो ये इंपोर्ट बंद कर देगा, एक्सपोर्ट करेगा, बाहर से मटेरियल प्रोक्योर नहीं करेगा, इंडिया से प्रोक्योर करेगा। और भाई अब इसको एक्सपोर्ट करना है तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, इसलिए करेंसी को चेंज करके एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट को भी चेंज करते हैं। 11 मिनट जल्दी पैक करो। खत्म करते हैं। इंटरेस्ट रेट चैनल हो गया, एक्सचेंज रेट चैनल हो गया, क्वांटम चैनल में बैंक लेंडिंग चैनल बता दिया था और बैलेंस शीट चैनल बता दिया था, एसेट प्राइस चैनल बता दिया था। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम बता चुका हूं मैं आपको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के बीच में जो एमओयू हुआ था सर, फॉरेन कैपिटल जो आता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय बैंक रेट साहब, बैंक रेट भी मैं आपको बता चुका हूँ, बैंक रेट बता चुका हूँ, पॉलिसी रेट बता चुका हूँ। पढ़ना यहाँ पे, रिजर्व बैंक इज प्रिपेयर टू बाय और रीडिस्काउंट द बिल्स ऑफ एक्सचेंज और एनी अदर कमर्शियल पेपर अंडर द एक्ट, ये बता चुका हूँ। क्रिटिकली एग्जामाइन द ओएमओ ऑपरेशन, बेटा ये भी बता चुका हूँ। व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, ये करते हैं। और लास्ट वाला मैं बता चुका हूँ, सीआरआर एसएलआर बता चुका हूँ।
व्हाट आर द एलिजिबल सिक्योरिटी, 2 ही क्वेश्चन रह गए। देखो, आई वर्क अकॉर्डिंग टू माई टारगेट्स, मुझे पता रहता है कब क्या खत्म होने वाला है। तो इतनी बातचीत करने के बाद भी एग्जैक्टली 8 मिनट में 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ भाई साहब, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ या नहीं? बोलते ही नहीं, बड़े शर्मीले बच्चे हैं, मासूम मसक कली हैं सब। सर डिस्टिंक्शन बिटवीन डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट एंड इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, भैया ये डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट कहाँ से है? वापस से मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, देन एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, फिर आता था ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो ऑपरेटिंग प्रोसीजर के भी 3 बच्चे, ऑपरेटिंग टारगेट, इंटरमीडिएट टारगेट, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के भी 2 प्रकार, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। चार्ट बनाऊंगा तो पागल हो जाओगे, थोड़ा हुआ पेपर तक पूरा हो जाएगा। चलो बढ़िया है, अच्छा है, कॉन्फिडेंस गिरा नहीं, बढ़ रहा है। तो अगर चार्ट बनाओ तो मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर 2 प्रकार, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहां आरबीआई अपनी स्टैट्यूटरी पावर को डायरेक्टली यूज कर सकती है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकती है मार्केट को। और इनडायरेक्ट के अंदर क्या होता है सर? इनडायरेक्ट के अंदर ना इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगी ऑब्वियसली। इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन। एक काम करिए, मैं चार्ट में जो लिखा है वो रीड करके बताता हूँ आपको, चार्ट में बेटर लिखा है। तो अगर ये क्वेश्चन तुम कर रहे हो तो लिख लो रेफर फ्रॉम चार्ट। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट मीन्स यूजिंग रेगुलेटरी पावर एंड इनडायरेक्ट मीन्स यूजिंग मनी मार्केट कंडीशन। ये वर्ड लिख लीजिएगा दोस्त, डायरेक्ट में लिखना रेगुलेटरी पावर, रेगुलेटरी पावर, और सर इनडायरेक्ट के अंदर मनी मार्केट कंडीशन। सर 2 चीजों को इन्फ्लुएंस किया जाएगा, किन चीजों को सर? सर डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में अपनी रेगुलेटरी पावर यूज करेंगे और इनडायरेक्ट में मार्केट की कंडीशन को इन्फ्लुएंस करेंगे। अच्छा, कितने लोगों ने 1992 स्कैम देखा है? तो उसके अंदर ना आरबीआई जो है वो डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है, ठीक है, डायरेक्ट रेगुलेशन डायरेक्टिव्स बनाता है, लेकिन उसमें सिटी बैंक बता है जो इनडायरेक्टली मार्केट को कंट्रोल कर रहा था एक इलीगल कार्टेल बना के। वो शो के एंड के एपिसोड में देखने पर मुझे समझ में आया कि सिटी बैंक इतना पावरफुल था कि इंडिया को कई बार पैसे, इंडिया को बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, जो गवर्नमेंट है यानी इंडियन गवर्नमेंट को जब पैसे की जरूरत रहती, फॉरेन रिजर्व की, तो सिटी बैंक बाहर से पैसा दिलवाता था। तो भैया सीधी सी बात थी कि वो सिटी बैंक को चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि इंडिया का गला सिटी बैंक ने ऑलरेडी पकड़ के रखा था 90 साल के लिए। तो चाहे वो कितना भी गलत हो, उन्हें पकड़ना तो हर्षद मेहता को ही था, कि हर्षद मेहता एक खिलाड़ी है, पूरी कंट्री नहीं डुबा सकते थे उसके कारण। चलिए सर, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट यूजिंग द रेगुलेटरी पावर, इनडायरेक्ट मतलब मनी मार्केट कंडीशन देख रहे हैं। डायरेक्ट में क्या क्या आता है सर? रिजर्व रेशो, कभी भी आरबीआई मुंह उठाकर रिजर्व रेशो चेंज कर सकती है, सीआरआर एसएलआर, डायरेक्टेड क्रेडिट कर सकती है, या फिर एडमिनिस्ट्रेड इंटरेस्ट रेट। तीनों चीजें सुनना। सबसे पहला है सर डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के अंदर रिक्वायर्ड रिजर्व, कभी भी आरबीआई मुंह उठा के सीआरआर एसएलआर चेंज कर सकती है। दूसरा है सर डायरेक्टेड क्रेडिट, यानी बोलेगी प्रोडक्टिव सेक्टर को ही आज से लोन देना, इसके अलावा किसी को लोन नहीं देना। तीसरा है एडमिनिस्ट्रेड इंटरेस्ट रेट, दे किसी को भी लोन देना, एग्रीकल्चर को 3% पे, रियल एस्टेट को 25% पे, और टीचर आया तो उसको लोन ही नहीं देने का, ऐसा कर सकते हैं सर ये। तो ये हो गया डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, जहां पे अपनी रेगुलेटरी पावर यूज करके दमदाटी करेगा सर, रेशोस चेंज कर देगा। एडमिनिस्ट्रेड क्रेडिट, डायरेक्टेड क्रेडिट, एडमिनिस्ट्रेड इंटरेस्ट रेट, डायरेक्टेड क्रेडिट, यानी कौन से सेक्टर में पैसा जाना चाहिए वो भी डायरेक्ट करेगा, और कितना इंटरेस्ट लगना चाहिए वो भी अपनी दमदाटी करेगा। और फिर सर दूसरा है इनडायरेक्ट मनी मार्केट कंडीशन, यानी कि ये कंपलसरी नहीं है, पर जब भी बैंक इनके पास आ जाएगा ना, इसको काट खाएंगे। यानी कि ये लोग रेपो और रिवर्स रेपो को बढ़ा देंगे, एलएफ को बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर बैंक आएगा चिल्लाते, आरबीआई क्या कर दिया तूने? बोले नहीं नहीं देख, मैंने तो कुछ भी चेंज नहीं करा, तेरे लिए रिक्वायर्ड रेशो उतना ही है, तू कर ना आराम से काम। लेकिन आरबीआई को पता है कि बैंक एक ना एक दिन उसके पास आने ही वाला है। फिर बैंक आया उसके पास,
बैंक बोलता है यार इतना रेट क्यों चार्ज कर रहा है, बोल रहा है लेना है तो ले वरना मत ले, मैंने तेरे ऊपर कंपल्शन थोड़ी डाल रखा है, मैंने अपने रिजर्व सीआरआर एसएलआर वैसे ही कम कर रखे हैं, डायरेक्टेड क्रेडिट में भी तेरे को कोई कंडीशन नहीं, एडमिनिस्ट्रेड इंटरेस्ट रेट में भी तेरे को कोई कंडीशन नहीं है, मैं थोड़ी तुझसे जाती कर रहा हूं, भैया तेरे को लेना है तो मेरा ये रेट है, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली कंडीशन का फायदा उठाया जाता है। सीआरआर एसएलआर चेंज कर दिया, कंपल्सरी फॉलो करना ही करना है, ये वाला तभी यूज करेंगे इनडायरेक्टली इनको इन्फ्लुएंस करने के लिए। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओएमओ, एमएसएस एंड मार्केट बेस्ड डिस्काउंट विंडो सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको। तीन घंटे 30 मिनट का पूरा सेशन इतना छोटा नहीं है, 3 घंटे 30 मिनट का नहीं है, हर एपिसोड कम से कम 45 मिनट का है, तो 45 इंटू 10 450, इतना छोटा है ही नहीं, 3 एपिसोड भी नहीं होते इतने में, 10 एपिसोड है उसके। हुआ सर? 2 तरीके हैं सर, सुनना, डिस्टिंक्शन बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। डायरेक्ट रेगुलेटरी पावर, इनडायरेक्ट में मनी मार्केट कंडीशन। इसके अंदर 3 प्रकार, रिजर्व्स चेंज करते हैं, डायरेक्टेड क्रेडिट, एडमिनिस्ट्रेटेड, यहाँ पे ओएमओ, एमएसएस, रेपो, रिवर्स रेपो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्हाट आर द एलिजिबल सिक्योरिटीज? बहुत सिंपल है सर, एलिजिबल सिक्योरिटीज में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एसएलआर मेंटेन करने के 3 माध्यम, पहला है कैश, दूसरा है गोल्ड, तीसरा है सिक्योरिटी। तो भैया वो सिक्योरिटी में कौन कौन सी टाइप की सिक्योरिटी आ सकती है? सबसे पहले ट्रेजरी बिल या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसको टी बिल या जी सेक बोला जाता है। टी बिल यानी ट्रेजरी बिल या फिर जी सेक गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी होल्ड करने के माध्यम कहां कहां पे? दूसरा डेटेड सिक्योरिटी, जिसमें प्रिस्क्राइब डेट लिखी हुई रहती है कि इस दिन रिडीम होने वाला। डेटेड सिक्योरिटी इंक्लूडिंग दोज इशूड बाय द गवर्नमेंट अंडर एमएसएस, बस इतना मत लिखना, इतना ही लिखना, डेटेड सिक्योरिटी। तीसरा है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर मार्केट बोरिंग प्रोग्राम है। चौथा है एनी अदर अनएनकम्बर्ड नोटिफाइड इंस्ट्रूमेंट। 4 माध्यम है सर, ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दूसरा डेटेड सिक्योरिटीज, तीसरा स्टेट डेवलपमेंट लोन, चौथा अदर नोटिफाइड अनएनकम्बर्ड बिना झंझट वाली सिक्योरिटीज। बात क्लियर है? सो आई एग्जैक्टली कंप्लीटेड एट 9। देखो सर अपना टाइमिंग परफेक्ट है, कंप्लीट हुआ। दिस चैप्टर इज डन। टुमारो यू विल बी हैविंग एट 3 बजे, याद रखना 3 बजे आना है आपको। 3 से 5 कंप्लीट करूँगा। कुल मिला के मेरा टारगेट है फ्राइडे तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाए। फिर अगले मंडे से, नॉट दिस मंडे, मतलब कल वाला मंडे नहीं, उसके बाद वाले मंडे से ऑल्टरनेट डे आया करूँगा। एक आरटीपी उठाएंगे, एक एमटीपी उठाएंगे, तो हर वीक के अंदर ना एक दिन आरटीपी, मतलब नवंबर 2000 की आरटीपी, एक दिन छोड़ के नवंबर 2000 की एमटीपी, फिर नवंबर 2000 का नहीं पर पेपर लेंगे, जैसे मई में जाएंगे तो वहाँ पे आरटीपी एमटीपी पेपर रहेगा, तो एक वीक में हर अटेम्प्ट को पूरा क्लियर करेंगे अपन। नवंबर, मई, पुराना नवंबर, मई, तो 4 हफ्ते तक ये सिलसिला चलेगा, हफ्ते में 3 बार। ठीक है जी। अभी 5-6 दिन तो इको चलेगा और आरटीपी डिस्कशन हो, एमटीपी हो या पास्ट पेपर का डिस्कशन हो, जो भी होगा एफएम इको दोनों साथ में ही होगा ना, सब चलते जाएंगे। अपन रिवर्स क्रोनोलॉजी में बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सिलसिला चलती जाएगा। बेटा एग्जाम और पोस्टपोन होगी तो और चलते जाएगा, अभी तो ये और चलेगा, तो एग्जाम लेट से भगवान ना करे अगर किसी रीजन से और आगे जाएगी तो उतना अपन पीछे जाते जाएंगे। तो मैं एक पूरी सीरीज बना रहा हूँ, ये सारी सीरीज, सो सॉल्विंग पार्ट कम होगा, एक्सप्लेनेशन पार्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मेनली उसके अंदर क्या रहेगा, हर आरटीपी के अंदर, हर एमटीपी के अंदर, हर क्वेश्चन पेपर के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन ही टफ रहते हैं, बाकी तो सब आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन जाए, इंस्टीट्यूट ने गलत ट्रीटमेंट दिए, तुम्हें सही ट्रीटमेंट बताना है, तो 1 से 1.5 घंटे का सेशन होगा। और तुम्हारी मोस्टली जितनी क्वेरीज पूछी है ना आज तक तुमने, वो पास्ट पेपर से है, तो वो भी क्लियर होना चालू हो जाएगी। तो चलिए जी, दैट्स इट, ये चैप्टर कंप्लीट किया। आई गेस हमने 6 लेक्चर लगा लिए ना इन टोटलिटी 2 चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, बट इट वॉज फ्रूटफुल, आई गेस इट वॉज फ्रूटफुल फॉर यू। आज हमने क्वेश्चन नंबर ऑलमोस्ट 37 से लेकर 69-70 तक किया। कितने क्वेश्चन किए अपन ने? 30-35 क्वेश्चन किए। चलिए जी, मिलते हैं कल 3 बजे, चैप्टर नंबर 2 पब्लिक फाइनेंस। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।